देश को धोखा दे सकता है कि हैंडराइटिंग में पता चल जाएगा। किसी ने ए ऐसा लिखा है, नीचे से खुला, दिस इज वन ट्रेट ऑफ चीटिंग। तो मर्डर टेंडेंसीज होते हैं वो भी पता चल जाते हैं भर भर के। तो कभी आपने ऐसा देखा है कि हैंडराइटिंग परफेक्ट है? हैंडराइटिंग का परफेक्ट होना इटसेल्फ इज वेरी नेगेटिव। अफेयर जो है मुझे वो लेटर जी में मालूम पड़ जाएगा। जो जी वाला पार्ट है इसका बैग जो है बहुत बड़ा है, वो अपनी लाइफ का इमरान हाशमी है गर्लफ्रेंड आपको अभी? नहीं। कुंडली मैचिंग के साथ एक को हैंडराइटिंग मैच भी करानी चाहिए। किसी मदर को अगर चेक करना है कि मेरा बेटा जो कॉलेज जा रहा है बहुत झूठ बोलता है, लेटर ओ जो है दैट विल डिटरमाइन कि वो कितना बड़ा झूठा है। सिग्नेचर कितना इंपॉर्टेंट होता है। मुकेश नाम नहीं, अंबानी नाम है। जो लाइफ में सक्सेसफुल बने हैं ज्यादातर इलेजिबल सिग्नेचर के साथ बने। पर ये श्योर है 101% बैड हैंडराइटिंग। एक आपकी अभी बुक आने वाली है, बहुत डेंजरस भी है। ऐसा बुक है, अगर वो बुक कोई पढ़ता है और 99.9% जैसा इंसान की हैंडराइटिंग एक बार बड़े होने के बाद हो जाती है ना, वो वैसा का वैसा ही रहता है। अगर कोई इतना शातिर दिमाग का है जिसने पूरा एक प्लान रचा है और वो प्लान करके किसी को वो फंसा रहा है, वो भी हैंडराइटिंग में नजर आ जाएगा। कोई रिवेंजफुल है, कोई आपसे बहुत प्यार से बात करता है लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में कुछ गलत चल रहा है आपके लिए, वो भी नज़र आएगा। आप सोचो, आप मेरे पास आते हो, आप बोलते हो कि भाई मैं एक बड़ी कंपनी चलाता हूँ, उस बड़ी कंपनी में इस आदमी को मैं एक बड़े पोजीशन पे रखना चाहता हूँ, और फिर आप मुझे हैंडराइटिंग दिखाते हो उस इंसान की, और मैं हैंडराइटिंग देख के बताता हूँ कि इस इंसान में झूठ बोलने की भी क्वालिटी है, फ्रॉड करने की भी क्वालिटी है, चीटर भी है ये। तो आप मुझे पूछते हो सर ये करेगा या नहीं करेगा? मैं बोलता हूँ ये करेगा या नहीं करेगा वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ। तो आप बोलते हो सर फिर काम कैसे आएगा? ये तो मुझे काम नहीं आएगा। पर आप सोचो, आजकल की जो कंपनीज है बड़ी, जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है मेरे, वो क्लाइंट्स ये जानना ही नहीं चाहते वो करेगा या नहीं करेगा। दे डोंट वांट टू नो द प्रेडिक्शन। अगर उसमें क्वालिटी है तो इसको रखना ही क्यों है काम पे? ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय सिया राम। मेरा नाम है विनायक शाह और मैं हूँ विनीत कटारिया। वेलकम टू to विन Win विन Win वर्ल्ड। आज काफी कैरेक्टर्स खुलने वाले हैं, Personalities ऊपर खुलने नीचे वाले। पर्सनालिटीज खुलने वाले हैं, तो टाइम ज्यादा नहीं लेते हैं, सीधे शुरू करते हैं। नमस्ते वरुण जी। कैसे हो सर? ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत बहुत अच्छे। जहाँ तक मुझे समझ में आया कि इंसान की हैंडराइटिंग से आप उसको डिकोड कर देते हो पूरी तरह से। पूरी तरह से कैसे होता है ये? देखिए, हमारी जो हैंडराइटिंग है वो हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। ओके। हम जब लिखते हैं तो जो डिज़ाइन हमें स्कूल में सिखाया गया है वो तो सिखाया पहले से है, बराबर? तो वो तो हमें वैसा ही लिखना चाहिए फिर तो। आप सोचो, हाँ। जैसा आपको स्कूल में कर्सिव राइटिंग और नॉन कर्सिव राइटिंग में समझो कोई बच्चे को कर्सिव सिखाया है और कोई बच्चे को नॉन कर्सिव सिखाया है। ऐसा क्यों है? जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे लेटर्स चेंज कैसे हो जाते हैं? तो यहाँ पे ऐसा है कि हमारा माइंड जो है उसमें जो भी चेंजेस आते हैं वो हमारे हैंडराइटिंग में रिफ्लेक्ट करते हैं, कि जो आप हैबिट्स डेवलप करोगे वो आपकी हैंडराइटिंग में नज़र आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके अंदर एक क्वालिटी आ जाती है झूठ बोलने की, अगर तो अगर झूठ बोलने की क्वालिटी आपके अंदर है, या एटलीस्ट आप वो पोटेंशियल रखते हो कि आप बहुत झूठ बोल सकते हो, आप बोले कम बोलो झूठ, लेकिन अगर वो आपके अंदर क्वालिटी है तो वो मुझे आपकी हैंडराइटिंग में नज़र आ जाएगी। वही अगर आप बच्चे की हैंडराइटिंग को देखो तो बच्चे में वो डिज़ाइन था नहीं पहले। यही बच्चा जब बड़ा हो रहा था तो उसने एक बार अपनी मम्मी से कोई बात छुपाई, फिर उसने एक बार अपने पापा से बात छुपाई, फिर नोटिस किया अरे मैंने छुपा तो दिया बात लेकिन मैं पकड़ा नहीं गया, तो क्यों ना मैं ये वापस ट्राई करूँ। फिर ये छुपा देता था तो बच जाता था। बच्चा जो है जितना वो छुपा रहा है बच रहा है, छुपा रहा है बच रहा है, उसके अंदर एक आदत हो गई है। उसको मालूम पड़ गया है कि छुपाना या झूठ बोलना एक ऐसी क्वालिटी है जिसको मैं लेके बच सकता हूँ। अब ये उसके माइंड ने समझ गया है, अभी उसको एक हैबिट हो गई है। पहले वो झूठ नहीं बोलता था तो हैंडराइटिंग थोड़ी अलग होगी, और झूठ बोलने के बाद अलग होगी, बराबर। और वो कौन से लेटर में वो चेंज आता है या उसकी हैंडराइटिंग में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो ग्राफोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें वो पढ़ाया जाता है कि झूठ बोलने से हैंडराइटिंग में कहाँ कहाँ पे और कौन कौन से लेटर्स में चेंजेस आते हैं। तो मर्डर टेंडेंसीज होते हैं वो भी पता चल जाते हैं भर भर के। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि डेंजरस तो है कि इंसान, पर किस लेवल का डेंजरस है? क्या वो बस वो चोर टाइप है कि भाई एक छोटी सी क्वालिटी है उसमें जो मतलब ठीक है आप इसको एडजस्ट कर लोगे, या तो मालूम पड़ा कि इतना डेंजरस है
कि वो खून और क्राइम जितना भी कर सकता है, वो देश को भी धोखा दे सकता है, वो किसी बड़े इंसान को धोखा दे सकता है, ये सब आपको उसकी हैंडराइटिंग में नज़र आ सकता है। देश को धोखा दे सकता है कि हैंडराइटिंग में पता चल जाएगा? देश वर्ड में जो कहा मैंने, वो तो एक मैंने bigger metaphor. इंटेंसिटी दिखाने के लिए। देखो अभी इसमें ऐसा हो जाए कि मैं मर्डर तक सोचूं, और सिर्फ सोचूं नहीं, मैंने उसके बाद उसके लिए एक स्टेप भी लिया कि मैंने एक मर्डर कर दिया, तो कहाँ पे इंटेंसिटी किसकी कितनी है डेंजर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हैंडराइटिंग में बहुत साफ साफ नज़र आ जाती है। तो अगर हम देखने जाए कि हर एक अल्फ़ाबेट्स को अगर हम देखें कि कैसे कोई हर एक अल्फ़ाबेट्स लिख रहा है और उसकी पर्सनैलिटी क्या होगी। देखो जैसे लेटर ए की बात करता हूँ मैं, स्मॉल लेटर ए की बात करता हूँ। स्मॉल लेटर ए अगर नीचे से खुला है, नीचे से खुला कैसे है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। अगर किसी ने ए ऐसा लिखा है, नीचे से खुला, ये असल में नीचे से खुला इज लाइक द बैक डोर, यहाँ से निकल जाएंगे, पतली गली से निकल जाएंगे, काम अगर कुछ गलत हुआ तो हम नहीं फंसेंगे, निकल जाएंगे। दिस इज वन ट्रेट ऑफ चीटिंग, ओके, दिस इज नॉट अ गुड क्वालिटी। ए अगर ऐसे ऊपर से खुला है, जितनी क्वालिटीज़, जितना ज़्यादा आपको ये ए मिलेगा किसी की हैंडराइटिंग में, उसके टॉकेटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और टॉकेटिव, अभी टॉकेटिव बोलने के लिए बस एक ए मिल जाए और आपने हैंडराइटिंग में बोल दिया, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। वी हैव टू लुक फॉर मेजॉरिटी, जितना ज़्यादा मिलेगा हैंडराइटिंग में उतनी वो क्वालिटी उसमें भर भर। कोई बंदी आपके पास आई कि दिस इज़ व्हाट माय बॉयफ्रेंड राइट्स, दिस इज़ हाउ ही राइट्स, तो वो बंदे में चीटिंग के क्वालिटीज़ हैं, मतलब अगर नीचे से ए, तो वो आप चीटिंग से एक जगह से नहीं मालूम पड़ती है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिसको हम अकाउंट में ले सकते हैं। और जब इतने सारे अलग अलग ट्रेट्स एक ही जगह पे वो कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि यस इसमें ये चीटिंग क्वालिटी भी है, झूठ बोलने वाली क्वालिटी भी है, ये धोखा भी दे सकता है, तो ये जब क्वालिटीज़ जब कंफर्म हो जाती है, उसके बेसिस पे मैं चाहूँ तो अपने क्लाइंट को बता सकता हूँ। देन शी हैव टू टेक अ डिसीजन, देन शी हैज़ टू टेक अ डिसीजन वेदर उसको आगे स्टेप लेना है कि नहीं लेना। बट अगेन वो कोई गारंटी नहीं है कि वो इंसान फिर रिलेशनशिप को निभा नहीं पाएगा। चीटिंग क्वालिटी है उसमें, पोटेंशियल है, जैसे मैंने कहा पोटेंशियल है गलत काम करने का। अब वो चीट उसको करेगा कि उसके साथ मिलकर टीम बना के वो किसी और को चीट करेगा, वी डोंट नो दैट। चीटिंग क्वालिटी उसमें है, बट एटलीस्ट एक अवेयरनेस आ जाती है, तो उससे आप दूर थोड़ा रह सकते हो कि हाँ भाई कि ये भाई चीटर तो है। अब कोई भी तरह का चीटर हो, उसका अंजाम तो नेगेटिव ही होने वाला है। फिर वो कॉल मेरा क्लाइंट लेता है कि वेदर उनको, उनसे बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि ये एक बहुत अजीब बात है कि आज भी हमारे इंडिया में, विच इज़ गुड, मैं खुद भी एस्ट्रोलॉजी में मानता हूँ, पर आप सोचो एक मेरी मुझे याद है एक मेरी क्लाइंट है जो मेरे पास आई थी, उसने खुद में ग्राफोलॉजी किया था। कंसल्टेशन के लिए उसने जब हैंडराइटिंग दिखाई, मुझे दिखाने से पहले मुझे बोला कि सर ये जो हैंडराइटिंग है जिस लड़के की है, एस्ट्रोलॉजी वाइज ये परफेक्ट मैच है मेरे लिए, ये लड़का एस्ट्रोलॉजी वाइज परफेक्ट मैच है, क्या इसको ग्राफोलॉजिकली आप देख सकते हो इसमें क्वालिटीज़ अच्छी है कि नहीं अच्छी है। मतलब कुंडली मैच हो गई। हाँ। घर वालों ने हाँ भी बोल दिया है कि इसके साथ आगे अगर बढ़ते हैं तो बराबर से शादी हो जाएगी। पर्सनैलिटी वाइज उसके अंदर चीटिंग क्वालिटी आ गई, रिवेंजफुल क्वालिटी आ गई, धोखा देने वाली क्वालिटी आ गई। अब मेरे को बात बताओ कि वो जो इंसान है वो एस्ट्रोलॉजी को बिलीव करके ग्राफोलॉजी को साइड में रख के आगे बढ़ना चाहिए कि उसको ग्राफोलॉजी को भी कंसिडर करना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि जो मेरी क्लाइंट है उसके अंदर ग्राफोलॉजी के लिए विश्वास जो है वो उतना ही स्ट्रांग है जितना एस्ट्रोलॉजी के लिए है कि उसको विश्वास कम है। पर आपका क्या ओपिनियन है? मतलब लोगों ने अगर समझो कुंडली तो मैच कर ली, पर ग्राफोलॉजिकली अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो उनको कंसिडर करना चाहिए ये कि नहीं करना? 100% करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं उसकी जगह पे होता, देखो मेरा विश्वास ग्राफोलॉजी पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने वो देखा है कि जहाँ पर्सनैलिटी ख़राब निकलती है वो इंसान आगे जाके कहीं ना कहीं अपना असली रंग दिखाता है। तो आप अगर एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे आगे बढ़ते हो, विच इज़ नॉट रॉन्ग, मैं खुद विश्वास करता हूँ एस्ट्रोलॉजी पे, बट ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि हम एस्ट्रोलॉजी के साथ जो ग्राफोलॉजी है, जो पर्सनैलिटी बताता है, जिसके साथ आप रहने वाले हो, अगर उसकी पर्सनैलिटी आपको अच्छी तरह पता चल जाए कि ये कैसी पर्सनैलिटी है, क्या क्वालिटीज़ उसमें है, क्या बुरी क्वालिटीज़ है, क्या अच्छी क्वालिटीज़ है, उसके बाद आप एक्सेप्ट करो नहीं एक्सेप्ट करो वो सामने वाले की मर्ज़ी है। मैं ग्राफोलॉजी पे पूरा यकीन रखता हूँ, इसलिए मैं अगर मुझे किसी के साथ अगर एक लॉन्ग टर्म रिलेशन में जाना है, वेदर इट बी बिजनेस वेदर इट बी रिलेशनशिप, मैं उस हैंडराइटिंग को बहुत ध्यान दूंगा। आई विल लुक एट दी हैंड राइटिंग, आई विल मेक श्योर कि जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स मुझे नज़र आ रही है एटलीस्ट बहुत डेंजरस वाली नहीं है उसमें। अरेंज वाले केसेस आते हैं आपके पास? मेरे पास
रिलेशनशिप्स के लिए भी आते हैं, मेरे पास सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो जॉब्स के रिलेटेड आते हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट ज़्यादा आते हैं, कंपनीज आती है, इसको जॉब पे इसको रखे जॉब कि पे नहीं रखे, रखे। इसको जॉब पे नहीं रखे, और सोचो वो भी कौन से है कि बड़े कंपनीज भी आ रही है आजकल, मिड साइज कंपनीज आ रही है, देन जो ज्वेलरी जो शोरूम्स है वहाँ पे भी जो लोग काम करते हैं, जहाँ पे दे वांट टू जस्ट चोरी। सिंसियरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, कि सिंसियर है कि नहीं है, लॉयल है कि नहीं है, वो सब क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लोग मुझे पूछते हैं कि रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी में क्या अलग तरीका होता है करने का, तो देखा जाए तो आप एक एम्प्लॉय को काम पे रखो या आप एक रिलेशनशिप में एंटर करो, क्वालिटीज़ तो सेम ही है। तो जब मैं हैंडराइटिंग देखता हूँ तो मेरे लिए सामने मेरे रिलेशनशिप के लिए कोई क्लाइंट आया है, या मेरे लिए कोई एम्प्लॉय के लिए आया है, या बस कोई ऐसा ही इंसान आया है जो पर्सनैलिटी अपना जानना चाहता है, सबका तरीका ऑलमोस्ट सेम है। अब एग्जाम्पल देता हूँ, लेटर वाई फाइनेंस बताता है, लेटर वाई फाइनेंस बताता है, फाइनेंस बताता है मतलब क्या ये हैंडराइटिंग एनालिसिस आपको बहुत सारा पैसा प्रॉमिस करता है कि ये बहुत सारा पैसा आपको लाके देगा? आंसर इज़ नॉट रियली। वो आपको क्या प्रॉमिस करता है पता है? इफ़ योर एटीट्यूड टूवर्ड्स फाइनेंस इज़ नॉट राइट, अगर आपका एटीट्यूड ही गलत है तो आप कितना भी पैसा कमाने का ट्राई करोगे आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि एटीट्यूड ही गलत है। तो जो क्वालिटीज़ आप में मिसिंग है, जो एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल सक्सेस के लिए चाहिए, यू कैन से, वो ग्राफोलॉजी आपको दे सकता है। तो वाई ठीक करने से, अगर अल्फाबेट वाई ठीक करने से आपका फाइनेंस अच्छा हो सकता है, फाइनेंशियल एटीट्यूड सही हो सकता है, अच्छा अप्रोच सही हो सकता है टुवर्ड्स योर फाइनेंस। यस, नहीं, डिफरेंट पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन, अगर मैं ए समझो नीचे से खुला हुआ लिख रहा था, मतलब विद डेटोनेट विच डिसाइड द चीटिंग पार्ट ऑफ इट, मैं मुझे चेंज होना है, समझो मैं चेंज करके ऊपर से खुला हुआ ये लिखने लगा। नहीं, खुला वाला ऊपर से खुला नहीं लिखना है, फिर आपको प्रॉपर जो स्कूल में सिखाया गया था, प्रॉपर जो बंद है वैसा, अगर मैंने वो लिखना शुरू कर दिया, हाँ समझो, करना शुरू कर दिया, तो मेरा नेचर भी चेंज होने लगेगा। तो सबसे पहला जो बेस रिक्वायरमेंट है, दैट रिक्वायरमेंट इज यू नीड टू डेडिकेट एवरी डे का टाइम। वो हैंड राइटिंग में आपको रोज़ सुबह उठ के आपको वही लेटर प्रैक्टिस करना है, और वो तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक आपके दिमाग से वरुण एज अ ग्राफोलॉजिस्ट पूरी तरह निकल गया है। क्योंकि मतलब जब आप लिख रहे हो और आपको वरुण ने बोला था कि ये जो वरुण ने आपको ये बोला था कि भाई ये लेटर चेंज करने से ये क्वालिटी आपकी इंप्रूव हो जाएगी, अब क्या ये बात आपके दिमाग में है, तो आप कर रहे हो, पर थोड़ा थोड़ा करके आपके नेचुरल हैंडराइटिंग के अंदर जब तक वो लेटर फिट नहीं हो जाता है, विदाउट कॉन्शियस माइंड को ये पता नहीं होना चाहिए फिर कि आप ग्राफोथेरेपी कर रहे हो, उस लेवल तक आपको जाके करना है। किस लेवल पे? जहाँ पे आपसे सबकॉन्शियस माइंड में वो चला गया है, बाय डिफॉल्ट आ जाता है। यस, नेचुरली आपके हैंडराइटिंग में आ गया, और जब आप नेचुरली लिखोगे आप खुद हैरान हो जाओगे, अरे मेरे हैंडराइटिंग में ऐसा तो नहीं था पहले, अब ये इंप्रूव हो गया है। इसका मतलब ना वरुण ने बोला था तो इंप्रूव हुआ है, आपने कर करके मेहनत कर करके वो आदत बना दी है उसकी, और जब आदत बन जाती है वो वहाँ पे ठीक होता है। फिर जैसे आपने वाई बताया था कि वाई डिटरमाइन अप्रोच टुवर्ड्स फाइनेंस, तो ऐसे कौन से अल्फाबेट्स क्या डिटरमाइन करते हैं, वो आप थोड़ा बता सकते हैं? तो जैसे लेटर एफ जो है, लेटर एफ मेनली प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बताता है, वो भी स्मॉल लेटर एफ। अब स्मॉल लेटर एफ जो है उसमें देखो दो टाइप के एफ होते हैं, एक ये ऐसा जो एफ है, इसमें जो हुक है ऊपर, ये एक हुक है ना ऐसा, और ये क्योंकि ऊपर का पार्ट है इसको अपर जोन बोलते हैं। हैंडराइटिंग में ना 3 जोन्स है, अपर, मिडिल एंड लोअर, तो ये आता है अपर जोन के अंदर, ये हमारा दिमाग रिप्रेजेंट कर रहा है। हुक आना दिखाता है कि उसके अंदर प्लानिंग एबिलिटी है, ओके, और नीचे क्योंकि हुक है तो उसके अंदर एग्जीक्यूशन एबिलिटी है। अभी समझो ये तो नॉन कर्सिव एफ था, अब मैं आपको कर्सिव एफ दिखाता हूँ। ये कर्सिव एफ है, कर्सिव एफ में ये लूप है, ये वाला पार्ट, ये लूप दिखाता है कि उसमें प्लानिंग एबिलिटी है, और ये जो नीचे का लूप है ये दिखाता है एग्जीक्यूशन एबिलिटी है। अब नोटिस आप करना कि बहुत सारे जो लोग जब लिखते हैं इनमें से कोई एक उनमें होता है और दूसरा नहीं होता है। जैसे एग्जांपल आप अगर नोटिस करना कि बहुत सारे लोग से एफ ऐसा लिखते हैं, अगर किसी ने ऐसा एफ लिखा है तो उसमें क्या है? ऊपर हुक है, प्लानिंग है, नीचे कुछ भी है, एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं है। अब इसका मतलब ये कि अगर ये इंसान प्लानिंग करके अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहता है, उसके लिए ये एफ चलेगा, क्योंकि प्लानिंग एबिलिटी है। कहाँ पे उसको तकलीफ होएगी? क्योंकि वो एग्जीक्यूट करने में अच्छा नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? एग्जीक्यूट करने के लिए तो वो लोगों को रख सकता है। तो क्या ये एफ मैं एक बिजनेस माइंडेड इंसान को बताऊंगा? यस, हाँ, यस,
ओनर को बता सकते हैं, जो एक एंटरप्रेन्योर उनके लिए चलेगा। क्या ये एक जॉब ओरिएंटेड जिनको जॉब करना है उनके लिए अच्छा है? नहीं अच्छा है उनके लिए, क्योंकि एग्जीक्यूशन ही अच्छा नहीं होएगा तो दिमाग लगा कि एक मेन काम देखो, एक जॉब वाला जो है, जो जॉब करता है, उसके लिए एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी का एफ ऐसा है और ये एफ बहुत सारे लोगों का होता है, इनमें फिर प्लानिंग एबिलिटी नहीं है, बिकॉज ऊपर हुक भी नहीं है, लूप भी नहीं है, और नीचे जो है एग्जीक्यूशन स्ट्रांग है क्योंकि लूप है। तो यहाँ पे पता चल गया कि ये इंसान जो है जॉब करे तो बेटर है। बहुत बार मैंने नोटिस किया है लोगों का सक्सेस जो होता है, सक्सेस रेट कम होता है बिकॉज दे आर इन द रॉन्ग प्लेस। मतलब दिमाग एंटरप्रेन्योर वाला है और जॉब पे आगे बढ़ने की ट्राई कर रहा है। तेरा एफ तो FP जैसा लग रहा है भाई, तू तो दिखाई मत, तू तो रहने दे। तो राइटिंग क्या ये एफ है? हाँ वो F था। अरे माय गॉड, ये एफ देखो इनका P जैसा हो गया वो। देखो अगर एफ इतना ही नहीं मैंने जल्दी में लिखा है वो। नहीं, ये एफ लिखा ही नहीं है, ये तो कुछ और ही लिखा हाँ है। मैंने फुल रिजेक्टेड। सेम चीज जो मेरी टीचर बोलती थी। ये क्या लिखा है? विनीत ये तो तुमने कुछ और ही लिखा है। नहीं बट आपने ना कैपिटल वाला F का नहीं बताया। देखो क्या हो जाता है कि कैपिटल एफ भी एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जिनके ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि ये प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बताता है। कैपिटल एफ में है ना, नीचे का पार्ट होता ही नहीं, अगर आप नोटिस करो। यस, एक तो लाइन हाँ, होता है और तो कैपिटल एफ को नहीं देखो तो बेटर है। एज अ ग्राफोलॉजिस्ट स्मॉल एफ को ज़्यादा रेफर करेगा रादर देन कैपिटल। इसका एक एग्जांपल और एक देता हूँ। जब हम लेटर एच को देखते हैं, स्मॉल लेटर एच, यस अगर मैंने एच को देख लिया ना, आई डोंट नीड टू सी द एल और द बी और द के, ये सब स्मॉल की बात कर रहा हूँ। इसका रीज़न क्या है? देखो, एच लिखने का याद करो कि कर्सिव राइटर्स को कैसा सिखाया गया था स्कूल में। एच कि आप ऊपर जाओ, एक लूप बनाओ और नीचे आओ। कैसे एक बार आप देखो अभी ये मैं अगर इस एच की बात करूं, अरे बाप रे, ये तो भूल गए तो ऐसे। ये ये तो गिव अप बैठ जाता। हाँ, तो ये जो एच है इसमें अगर आप देखो तो ये जो पार्ट है ना, हाँ एल और बी स्मॉल वाले, उसमें सबका सेम पार्ट है। ओके तो अगर मैंने एच के ऊपर के पार्ट को एनालाइज कर दिया तो एच का जो ऊपर का पार्ट है दैट इज सिमिलर टू इक्विवेलेंट टू L इक्विवेलेंट टू एल बी के, उन सबका सेम पार्ट है, सेम मीनिंग भी सेम है। तो ऐसे जो दूसरे अल्फाबेट्स भी कुछ ना कुछ तो डिटरमाइन करते होगे। सो लेट मी स्टार्ट विद लेटर एम। पहले लेट मी स्टार्ट विद लेटर एम। सो लेटर एम जो है, दो ऐसे टाइप के एम है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कैपिटल एम ऐसा वाला है और एक कैपिटल एम ये वाला। ये दो टाइप के एम, मैकडॉनल्ड्स वाला। दोनों अच्छे हैं, पर दोनों का वर्क अप्रोच का स्टाइल देखो कैसा है। ये जो पहला वाला है, ये जब ऊपर जा रहा है तो ऊपर एक शार्प पॉइंटेड बना रहा है, उससे पता चलता है उसका दिमाग बहुत ही शार्प है। ओके उसका दिमाग शार्प है, ये पता चल गया कैसे, ऊपर पॉइंटेड है। ये गोल बना रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि ये शार्प नहीं है। इसका मतलब मैं आप पे बता दूं एक बात कि अगर दो लड़के हैं, चंटू और बंटू समझो, चंटू को टीचर ने बोला चंटू यू आर अ गुड बॉय, तो हमें ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि बंटू बैड बॉय है इसका मतलब अगर ये शार्प है ऊपर से तो ये शार्प नहीं है, वैसी बात नहीं है। पर दोनों की क्वालिटीज़ में फ़र्क देखोगे। ये वन पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर मुझे पहुंचना है तो कौन सबसे फास्ट पहुंचेगा, ये वाला कि ये वाला? ये पॉइंटेड वाला। ये डायरेक्टली पहुंच गया उधर। और इसने क्या किया, ये यहाँ से शुरू किया, ये गोल घूम के फिर यहाँ पे पहुंचा। समझो इसको इधर पहुंचना था, ये गोल घूम के आया। अब देखो फ़र्क क्या है दोनों में। ये क्योंकि फास्ट है और ये जल्दी से पहुंच गया, तो किसके पास दिमाग फास्ट है? इसका दिमाग फास्ट है। इसका दिमाग क्या स्लो है? अगेन इसका दिमाग अभी भी स्लो नहीं है। तो इसकी क्वालिटीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, बट इसके बारे में समझते क्या है। जितना फास्ट दिमाग होता है वो फास्ट पॉइंट पे पहुँचता है। अब वो सेल्स में ऐसे लोग बहुत होशियार होते हैं। सेल्स में जो फर्स्ट एम है ये वाला, ये एम ऐसा इंसान है जो क्वांटिटी आपको सेल करके दे सकता है, फास्ट काम कर सकता है। अब ये वाला देखो कैसा, ये गोल घूम के आया है, ठीक है। ये जितना गोल घूम के आएगा ऐसा, वो स्लो आ रहा है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे पहुँचना था और मेरा एक पर्टिकुलर टाइम है, लेट्स अज्यूम मुझे इधर 5 बजे पहुँचना था, इसको टाइम लग रहा है आने में। अभी जिसको टाइम लगता है ना ऐसा आने में, ये अपना टाइम कहाँ बिता रहा है। सोचो अगर मैं यहाँ पे जल्दी पहुँच जाऊँ और मैं पहले आजू बाजू वाली बिल्डिंगों में जाऊँ, देखो अच्छा यहाँ पे एक चाय वाला है, अच्छा यहाँ पे एक ज़ेरोक्स वाला है, अच्छा यहाँ पे ये वाला भी है, ओ यहाँ पे एक फ्लावर का शॉप भी है। अब जब मैं ऊपर आता हूँ,
और अभी समझो हम बैठे इधर और आप चाय मंगाने वाले हो, तो बोलता अरे ये चाय वाला इधर ही है ना आपके बाजू में, तो अभी मेरे पास एक एक्स्ट्रा डेटा है, मेरे पास क्या एक्स्ट्रा डेटा है, मेरे को चाय वाला किधर है पता है, मेरे को फ्लावर वाला किधर है वो पता है, मुझे आजू बाजू की दुकानें पता है। इसका दिमाग भले फास्ट नहीं हो, लेकिन इसका दिमाग रिसर्च वाला दिमाग है। अब फ़र्क देखो क्या है, अगर मैं एक पैथोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ जो मेरा ब्लड लेता है और मुझे वो ब्लड टेस्ट करके देने वाला है, अगर वो मैं उसको बोलता हूँ यार एक काम कर, जल्दी जल्दी कर ब्लड टेस्ट, जल्दी जल्दी, ब्लड टेस्ट करने का जो काम है उसके लिए आपको स्पीड की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको एक्यूरेसी की ज़रूरत है। भले वो स्लो काम करेगा, वो बोलेगा सर अगर आप मुझे जल्दबाजी बोलोगे ना मेरा एक्यूरेट एनालिसिस नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे फ़र्क देखो क्या है, एक सेल्समैन के पास ये क्वालिटी होगी चलेगा, एक रिसर्च वाले के पास ये क्वालिटी होगी चलेगा। एज अ ग्राफोलॉजिस्ट मेरी हैंडराइटिंग में कौन सा होना चाहिए? एक्यूरेसी सेकंड वाला आपका सेकंड सेकंड बराबर। और मेरा एम ऐसा है भी, सोचो मतलब मेरा अगर एम ऐसा है तो इट मीन्स माई माइंड विल टेक माई टाइम, मैं अपना टाइम लूँगा, मैं अपने हिसाब से रिसर्च करूँगा। बट अगर मुझे कोई बोलेगा स्पीड में काम करने के लिए, आई मे नॉट डू दैट। ये फ़र्क है एम में। के की बात करते हैं, के रोमांस है। तो अभी के में ना हम लोग एग्जाम्पल में विनीत को लेते हैं, अच्छा ठीक है। ये जो के का जो लाइन है, ये आप हो विनीत ठीक है, ये विनीत है। और या तो एग्जाम्पल में उल्टा लेते हैं, ये जो है ये आपकी गर्लफ्रेंड है, लेट्स अज्यूम। है गर्लफ्रेंड आपको अभी? नहीं चलो थोड़े टाइम आप खुश हो सकते हो ये कि वो डंडी के साथ खुश हो जाओ वो डंडी के साथ खुश हो जाओ। ये जो है ये आपकी गर्लफ्रेंड है और ये यहाँ पे विनीत खड़ा है, ठीक है। और ये जो डंडी है इस पे यहाँ पे अगर मैं एक हार्ट बना देता हूँ, ये उस लड़की का दिल है, ठीक है। अब विनीत को इतना स्मार्ट होना पड़ेगा कि उसका दिल जीतना है उसको। तो अगर ये के यहाँ पे टच किया और वो भाग गया, तो मतलब अगर आपका के वो आइडल के है, जैसे वो नॉर्मली स्कूल में सिखाते हैं ऐसा वाला, इट मीन्स यू नो हाउ टू विन हार्ट्स। टच करना चाहिए, टच करना ज़रूरी है। वो भी कहाँ पे? प्रॉपर बीच में अगर टच किया और वो भाग गया, मतलब टच किया और आप चले गए, दिस इज़ द परफेक्ट के दैट इज टॉट इन द स्कूल। और ये के बताता है दैट यू आर वेरी रोमांटिक, ठीक है। तो मोस्टली सबका के तो टच ही होता होगा। नहीं, ऐसा हमें लगता है कि स्कूल में जो सिखाया गया है, हम वैसा ट्राई तो करते हैं लिखने का, पर हर एक इंसान का लिखने का स्टाइल अलग है। तो ये के बड़ा वाला के देखते ये कैपिटल के में ये कैपिटल के देखते हैं। कैपिटल। थोड़ा सा टच तो नहीं कर रहा है पर टच कर रहा है ऑलमोस्ट। अभी इसमें भी जो आप बोल रहे हो कि टच नहीं कर रहा है, तो कैसा बन रहा है कि वो साइड जा रहा है कि मैंने कपूर लिखा हुआ है, जैसे आपने कपूर लिखा है, हाँ ठीक है। तो अभी देखो अगर टच नहीं कर रहा है और ऐसा ही हो गया, अब इसमें मैं इतना गैप नहीं है, थोड़ा कम है। कम गैप और ज़्यादा गैप दोनों सेम है। ये देखो अभी एक बात बताता हूँ, एक फ़र्क बताता हूँ। ये और ये वाला के देते हैं, दो लेते हैं इसमें, ठीक है। इसमें लूप है। अब लूप क्या करता है? लूप है ना नॉर्मली आइडियाज़ होते हैं। अच्छा, अब ये लूप है, आइडियाज़ है। अभी अगर ये विनीत का के बनेगा जिसमें लूप है, तो आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं। रोमांस है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, पर यहाँ पे जो वो लड़की का दिल होना चाहिए था, क्या वो टच हो रहा है? इसका मतलब लॉन्ग रन में रोमांस जो है ना, वो होता है सामने वाले के दिल को छूना, सामने वाले के दिल को समझना। यहाँ पे वो इंसान कितने भी आइडियाज़ लेके आएगा, कितना भी शाहरुख खान बनेगा, लेकिन वो सामने वाले के दिल को जीत नहीं पाएगा। ये इनफैक्ट और ख़राब कर देता है। एटलीस्ट इसके पास आइडियाज़ तो है इसके पास आइडियाज़ भी नहीं है, इसके पास आइडियाज़ भी नहीं है, और ये दिल को जीतने में इतना वो सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। तो अगर किसी को सक्सेसफुल बनना है और एटीट्यूड राइट रखना है, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपने के को एटलीस्ट मिडिल में प्रॉपर टच करना पड़ेगा एंड देन कम बैक। सो वापस मेरे या बंदी वैसे ही ढूंढनी पड़ेगी जिसका के टच कर रहा हो। हाँ, तो वो रोमांटिक होएगी ना। यस, हाँ, ये पर के तुझे सबसे भी तो best। सामने रोमांटिक होना पड़ेगा ना। हाँ, मतलब वन साइडेड शी टच मी, शिट वो आपका दिल जीतेगी। हाँ। ये तो था के। अभी के में भी है ना जो धोखा देते हैं, चीट करता है, जो लोगों के अंदर प्रॉमिस निभाने की क्वालिटी नहीं है, उनका के नॉर्मली आपको मिलेगा जिसमें तीनों डिस्कनेक्टेड होता है। ये तो चलो, इसको सेगमेंटेशन बोलते हैं। हाँ, जितना के डिज़ाइन में आपको तीनों जो स्ट्रोक्स है अलग कैपिटल के में अलग अलग नजर आए, कनेक्टेड ही नहीं है,
ऐसे इंसान के धोखा देने के चांसेस सबसे हाई होते हैं। क्या ये धोखा पक्का देगा, अगेन फ्यूचर बता नहीं सकते, पर क्वालिटी है He has इसमें। the तो क्या इस tendencies. इंसान को मैं रिलेशनशिप में आगे लेना चाहूँगा तो प्रेफर करूँगा नहीं, पर अगर मैं प्यार में पड़ गया हूँ तो ऑब्वियसली फिर कुछ नहीं कर हाँ। सकते इंसान का। फिर उसका केस उधारना फिर पड़ेगा। पर ये श्योर है 101% की क्वालिटी रहेगी ही। हाँ, तो उसमें There पत्थर are की दो लकीर, राय नहीं वो है। दो राय नहीं है, वो पत्थर है। की लकीर है वो। हाँ, पत्थर की लकीर जैसा वो है, पर क्या वो उसको यूज करेगा? देखो, डेंजरस होना, जैसे डेंजरस होना, चीटर होना, वो क्वालिटी उस इंसान में है, वो उसे यूज करेगा नहीं करेगा, वी कैन नॉट टेल दैट। मतलब फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट हाँ, कर फ्यूचर सकते, प्रेडिक्ट इन कर शॉर्ट। सकते, यस। बट फिर उससे आदमी दूर तो हो ही जाएगा ना। एटलीस्ट दूर हो जाना चाहिए। उल्टा जितना अगर रिलेशन में एंटर नहीं किया है, जब तक अभी तक दिल नहीं दिया, दिल तब दिया तक- नहीं है, तो इट इज बेटर कि दूर हो जाओ फिर। सो ये भी एक नया ट्रेंड होना चाहिए कि कुंडली मैचिंग के साथ एक ग्राफोलॉजिस्ट के पास भी आपको हैंडराइटिंग मैच भी करानी चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो पर गया। अभी इंडिया में करा रहे लोग। इंडिया में करा रहे, क्वांटिटी कम है, बहुत कम लोग आते हैं मेरे पास। कनेक्टेड टू रिलेशनशिप कम आ रहे हैं, बट कॉर्पोरेट जैसे मैंने बताया, कॉर्पोरेट्स एम्प्लॉयज़ की हैंडराइटिंग बहुत आती है। सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट मेकिंग में अगर पैसा है वो है टू लुक एट द हैंडराइटिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़। और ये अफेयर भी के से ही रिलेटेड होगा ना, क्योंकि के इज नहीं, लेटर के में सिर्फ के धोखा जैसा बताया, फिर अफेयर जो है मुझे वो लेटर जी में मालूम पड़ जाएगा, स्मॉल लेटर जी। अच्छा, ओके। स्मॉल लेटर जी में, जी लेते हैं हाँ, एक बार। जी ले लेते हैं, जी लेते हैं। ठीक है, चलो जी देख लेते हैं। जी और वाई का, Why is finance you say? हाँ, पर दोनों का जो समझने का जो यू कैन से जो बेस है ना, वो सेम है दोनों का। तो अभी दोनों का बेस समझते हैं पहले। देखो, ये वाई और ये जी, ऐसे ही होता है। ये जो नीचे आने वाला लाइन है ना, जो नीचे आ रहा है लाइन, ये लाइन है लाइन ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत। ये भी मेहनत है, पर क्योंकि मैंने बताया फाइनेंस, वाई जो है फाइनेंस बताता है, जी जो है रिलेशनशिप बताता है। ये दोनों लाइंस बताते हैं, जैसे वाई में ये वाला लाइन बताएगा कि आप पैसे को लेके आप कितनी मेहनत करते हो। जी वाला जो लाइन है वो बताएगा आप अपने रिलेशनशिप में कितना मेहनत करते हो, जो नीचे आ रहा है जो नीचे आ रहा है लाइन। अब आप नोटिस करो, आप एक नॉन कर्सिव राइटर भी अगर हो ना, तो आपके पास एटलीस्ट ये लाइन तो होगा ही होगा। हाँ, जी में तो होगा, जी में होगा। हाँ। ये जो लाइन है, ये इतना इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो लाइन है जो ऊपर जा रहा है, द वन दैट गोज अप, दिस लाइन इज द लाइन ऑफ लर्निंग। कौन अपनी गलतियों से कितना सीखता है। इसका मतलब ये कि अगर आप लोग के पास ये लाइन नहीं है आपके वाई या जी में, तो लर्निंग कर्व मिसिंग है। अगर लर्निंग कर्व मिसिंग होएगा तो अगर झगड़े होंगे, तो झगड़े में जो सीखना होता है इंडिविजुअली, वो उस इंसान में अपने खुद की गलतियों से सीखने की क्वालिटी नहीं है। अब देखो, मैं एक यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ, ये बेस लाइन बन गया। मैंने वाई का नीचे गया था पार्ट, और ये जी का भी नीचे पार्ट गया। अब ये इधर नीचे क्या बन गया, इधर एक बैग बन गया ये वाला, और इधर भी एक बैग है। ये जो बैग बना है ना नीचे, दिस इज द वाई के केस में दिस इज द बैग ऑफ ट्रस्ट, जी के केस में भी इट इज कॉल्ड बैग ऑफ ट्रस्ट। दोनों के केस में है आप सामने वाले पे कितना विश्वास कर सकते हो। वाई के केस में जो फाइनेंस के रिलेटेड है, इसका एक और एक मतलब है, दिस इज कॉल्ड बैग ऑफ मनी, और इसको बोलते हैं बैग ऑफ सेक्सुअल लाइफ। अब अगर किसी का खुला के जगह पे अगर मैं कहूँ कि जो किसी का अगर ये जो जी वाला पार्ट है, इसका बैग जो है बहुत बड़ा है, तो, तो ज़्यादा तो वो अपनी लाइफ का इमरान हाशमी है। किसी के लाइफ में अगर वाई बहुत मोटा है, वाई का नीचे का पार्ट बहुत मोटा है, वो अपने लाइफ में इतना ग्रीडी होगा कि वो रिस्क बहुत ज़्यादा लेगा पैसे के मामले में। तो क्या ये ज़्यादा बड़ा होना चाहिए? आंसर इज़ नॉट रियली। दोनों बड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, छोटे होने से क्या होएगा अभी? अगर समझो वाई बस ऐसा बन गया किसी का, एकदम छोटा है, ज़्यादा है ही नहीं, ऑलमोस्ट लूप है, ना हाँ, के बराबर है। हाँ। जितना वो लूप छोटा बनते रहेगा, उतना जितना विश्वास उसको सामने वाले पे करना चाहिए, वो उतना विश्वास नहीं कर रहा है। ट्रस्ट फैक्टर जल्दी बैठेगा नहीं। कितना होना चाहिए? तो लूप का जो साइज़ है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ना वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना वो बहुत छोटा होना चाहिए। इट शुड बी अप्रोप्रिएट। अभी मैं बात करता हूँ डेप्थ की। किसी का वाई और किसी का जी बहुत ज़्यादा नीचे तक जा रहा है। अगर समझो, लेट्स से बहुत लंबा बन गया नीचे तक, किसी का जी का भी डेप्थ ज़्यादा होता है। जब डेप्थ ज़्यादा होता है तो ये जो इंसान है वो कोई भी एक चीज़ में सबसे ज़्यादा एक्सेल करता है। आप नोटिस करना, एग्जाम्पल सेलिब्रिटीज़ से लेके एथलीट्स,
इनके नॉर्मली वाई और जीज आपको हमेशा बहुत लंबे मिलेंगे डेप्थ में, क्योंकि दे एक्सेल इन वन थिंग, बट नॉर्मली देखा गया है जिनका एक चीज़ में एक्सेल करते हैं ना, वो फिर किसी दूसरी चीज़ को ख़राब कर देता है। मतलब एक लेट्स से करियर में अच्छा कर दिया तो उनका पर्सनल लाइफ बिगड़ जाएगा, फिर उनका पर्सनल लाइफ अच्छा होएगा तो उनका करियर बिगड़ जाएगा। किसी भी एक चीज़, जैसे एग्जांपल देता हूँ, लेट्स अज्यूम क्यों ऐसा होता है कि बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ है आगे जाके डिवोर्स कर देते हैं। अगर किसी का लोअर जोन बढ़ गया तो उसका जो पैशन है वो उसके पीछे भागेगा, पैशनेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और कौन होएगा पैशनेट? सोचो, सेलिब्रिटीज पैशनेट है, एथलीट्स पैशनेट है, ये लोग पैशन को लेके इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि उनका जो बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस बिगड़ जाता है। फाइनेंशियल लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, जी में अगर रिलेशनशिप में सक्सेसफुल बनना है, उसका वाई और जी जो एंड होना चाहिए, इट शुड एंड इन द मिडिल जोन। अच्छा, ओके। ये मिडिल जोन जो ना, ऐसा यहाँ पे एंड होना चाहिए। ऊपर चला गया तो वो अपर जोन में चला गया, जो लोअर जोन में यहाँ पे रह गया, अगर मालूम पड़ा इधर सिर्फ ऐसा किया तो भी नहीं चलेगा। इट शुड नॉट गो इन द खत्म, जो उसका एंड पॉइंट है, इट शुड बी द मिडिल जोन। पर ये क्या है, जैसे मैंने ये अभी जी किया तो मैंने एक ऑब्जर्व किया, पता है मेरे माइंड में, कि जब वो जी लास्ट आता है ना वर्ड में तो वो मेरा अलग हो जाता है। वेरी गुड क्वेश्चन। और वो जी जब मेरा फर्स्ट आया ना, बराबर, तो वो अलग ही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मैं चाहता था आप ये पूछो मुझे, क्योंकि आप अगर नोटिस करो, अगर मुझे एक वर्ड लिखना है, लेट्स से गोइंग, GOING, तो जी जो है उसके बाद मुझे ओ तो लिखना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा हाथ, अगर मैं कर्सिव राइटर हूँ तो मेरा हाथ ऊपर आके वो ओ तो लिखना ही चाहेगा। तो फॉर एज अ ग्राफोलॉजिस्ट मैं वो जी नहीं चेक करूँगा। किसके लिए पता है? इफ़ आई एम फोकसिंग ऑन द लाइन ऑफ लर्निंग, मतलब जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर बैग चेक करना, नीचे का बैग चेक करना है कि बैग बड़ा है कि नहीं है, तो गोइंग का जो पहला जी है ना, उसका बैग तो मैं कैसे भी चेक करूँगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज बैग जो है उसका बड़ा छोटा, उसके लिए लेटर का फर्स्ट होना आखिरी होना वो ज़रूरी नहीं है। बट इफ़ आई वॉन्ट टू चेक द लाइन ऑफ लर्निंग, ये वाला लाइन जो ऊपर जा रहा है, ओनली फॉर दैट लाइन आई विल हैव टू मेक श्योर कि मैं अपना जी जो है वो वाला चेक करूं जो वर्ड का आखिरी जी हो। जितना हैंड राइटिंग खराब होता है, दैट इज़ अ साइन दैट अ पर्सन्स माइंड इज़ वेरी फास्ट, बहुत फास्ट लिख रहा है, बहुत फास्ट सोच रहा है। और फास्ट सोचना बुरी बात नहीं है, पर हैंड राइटिंग जब खराब हो जाती है, उसे एक क्वालिटी जो खराब हो जाती है, दैट वो छुपाना शुरू कर देता है इंसान। एक और ही चीज़ लिखना, एक और ही चीज़ नोटिस करना, मैं अगर एक एक लेटर बहुत अच्छी तरह लिखता हूँ और उसकी जगह पे अगर मैंने फुल स्पीड में लिख दिया, तो जो फुल स्पीड में लिखता है ना, जो भले नहीं दिखाई दे, समझ में नहीं आए, वो नॉर्मली बहुत बार रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। रिजल्ट मतलब क्या? जल्दबाजी में करो, ख़त्म करो, लेकिन एंड में रिजल्ट आना चाहिए। अभी एक और ही चीज़ नोटिस करो आप, प्रिस्क्रिप्शन किसको पढ़ना है? केमिस्ट को। क्या केमिस्ट को समझ में नहीं आता है? वो लोग को समझ में आ ही जाता है। तो जब एंड रिजल्ट हो रहा है तो डॉक्टर को तब तक तकलीफ नहीं है जब तक केमिस्ट पढ़ पा रहा है। तो ये चीज़ नोटिस करना, डॉक्टर्स आर हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल आर वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड। नहीं, अभी कितने सब्सक्राइबर्स होंगे ना, वो उनके बच्चे शायद डॉक्टर का टेस्ट दे रहे होंगे या एग्जाम्स दे रहे होंगे, तो क्या ऐसी चीज़ है जो वो देख सकते हैं अपने किड में, उनके हैंड राइटिंग में, कि ये डॉक्टर बनेगा कि नहीं? अभी बात करते हैं 3 टाइप के लोगों की। एक है जो कर्सिव राइटर है और वो प्योर कर्सिव लिखता है, उसका दिमाग ज़्यादा साइंटिफिक होएगा, उसके लिए डॉक्टर बनना और साइंटिस्ट बनना बहुत आसान होएगा। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग एक लेटर को दूसरे लेटर के साथ कनेक्ट कर रहा है, और जितना ज़्यादा वो लेटर को कनेक्ट करेगा उसका रीजनिंग कैपेसिटी स्ट्रांग होएगा, उसका लॉजिकल माइंड होएगा। एक के बाद बी, ए के साथ समझो, ए के साथ बी कनेक्टेड है, बी के साथ सी कनेक्टेड है, उसको रीजनिंग पावर है उसके पास। अभी सोचो आपके लेटर्स कनेक्टेड नहीं है, तो उनके अंदर क्वालिटी होता है, दे हैव अ वेरी इंट्यूटिव माइंड। इंट्यूटिव मतलब गट फीलिंग उनका स्ट्रांग है, वो लोग गट फीलिंग के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो अभी बताओ हैंड राइटिंग कौन सा अच्छा हुआ? तो जब हम बड़े होते हैं, जब एज अ एडल्ट, जब हम दोनों मिक्स लिखते हैं, विच इज़ वेरी गुड। हाँ, मैं वही बोलने वाला था, मेरा तो मिक्स ही है। हाँ, तो अगर आपकी हैंड राइटिंग में मिक्स है, इट मीन्स योर माइंड इज स्ट्रांग इंट्यूटिवली ऑल्सो एंड लॉजिकली ऑल्सो। जहाँ पे आपका दिमाग बोलता है कि यहाँ पे ना लॉजिक यूज़ करना चाहिए, आप वहाँ पे लॉजिक यूज़ करोगे। जहाँ पे आपका दिमाग बोलता है यहाँ पे गट फीलिंग सही नहीं बोल रहा है, जो अंदर से एक फीलिंग आया आपको कि यार यहाँ पे सही नहीं है ये, तो आप हो सकता है वहाँ पे स्टेप लो के छोड़ो, नहीं करना है फिर। तो दोनों होना ज़रूरी है हमारे पास। पर अगर आप मुझे बोलो कि डॉक्टर और एक आम इंसान में क्या फ़र्क होना चाहिए, आई विल प्रेफर अ डॉक्टर जिसका हैंड राइटिंग ज़्यादा कर्सिव होगा, बिकॉज ही नीड्स टू बी साइंटिफिक। अच्छा, जो जुआ खेलता है,
हाँ वो इंट्यूटिव gambling गट ज़्यादा गट बहुत इंपॉर्टेंट है, feeling, गट हाँ। फीलिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में अगर किसी को अपने बच्चे का या किसी का हस्बैंड का वाइफ का कुछ अगर चेक करना है हैंड राइटिंग से, बेसिक चीज़ है नेचर वाइज या कुछ, तो कौन से अल्फ़ाबेट्स वो चेक कर ले? तो अगर उनको सबसे पहले ये चेक करना है कि लेट्स से कि कोई झूठ बोलता है कि नहीं बोलता है। हाँ किड्स हैं, चलो किड्स अभी बाहर जाते हैं, टीनेजर्स हैं, हाँ टीनेज, समझो टीनेज लाइफ में ना नॉर्मली झूठ बोलना बहुत बार उनके हैंडराइटिंग में आ जाता है। तो कैसे वो पता चलेगा? तो हाँ किसी मदर को अगर चेक करना है कि मेरा बेटा जो कॉलेज जा रहा है, तो वो आके उसको ऐसा लग रहा है मदर को कि बहुत झूठ बोलता है ये, शायद कि कॉलेज गया नहीं था कि गया था, तो उसको अगर चेक करना है मदर को, तो क्या चेक करना है उनको? हाँ। मतलब एग्जैक्टली उनको ये चेक करना है उनमें झूठ वाली क्वालिटी है या नहीं है वो। हाँ क्वालिटी है या तो नहीं। के अल्फाबेट ना, नहीं वो तो रोमांस था। हाँ लेटर ओ जो है, लेटर ओ देखो, वैसे ओ तो या तो क्लियर सिखाते हैं, ये नॉन कर्सिव लिखते हैं ऐसा, और कर्सिव पता है कैसे लिखते हैं? कर्सिव ऐसा करते हैं, ऐसा एंड ऐसा, कर्सिव को ये सिखाते हैं। हाँ अब ये लूप कौन सा हुआ? इसको बोलते हैं राइट लूप। राइट लूप क्यों बोलते हैं? बिकॉज लूप कंप्लीट होकर राइट में गया। अब मैं आपको एक दिखाता हूँ, अगर किसी ने ओ में पहले लेफ्ट बनाया और फिर उसने राइट भी बनाया, और फिर अभी ध्यान से देखना कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो इंटरसेक्शन है बीच का, हाँ मतलब ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, जितना लेफ्ट वाला लूप और राइट वाला लूप एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा और उन इंटरसेक्शन की वजह से जो थर्ड लूप फॉर्म हो रहा है ऑटोमेटिकली, वो कितना साइज में बड़ा है, दैट विल डिटरमाइन कि वो कितना बड़ा झूठा है। अच्छा अभी आपको इंटेंसिटी बताता हूँ, अभी आपको पता चल गया कौन सा लूप है। अब मैं आपको इंटेंसिटी बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से ये और ये, कौन बड़ा झूठा ये है? कम झूठा वो बड़ा झूठा, बराबर। वो लेफ्ट वाला जो है वो छोटे छोटे झूठ बोलेगा, और जो राइट वाला है वो ज़्यादा बड़े बड़े झूठ बोलेगा। और अगर कर्सिव नहीं लिखता है कोई, उसका किड कर्सिव नहीं लिखता है, नॉर्मल अगर वो नॉर्मल ओ लिख रहा है, और आपको फिर देखो, एक तो सबसे पहले वापस एज अ ग्राफोलॉजिस्ट हम कर्सिव और नॉन कर्सिव तरीके से नहीं देखते। हम ये नोटिस करते हैं बहुत बार सब लोग मिक्स ही लिखते हैं। पर अगर फिर भी मुझे चीटिंग क्वालिटी और वो सब देखना है, तो याद है ए मैंने आपको बताया था कि ए जो है नीचे ए से खुला हुआ, हाँ, तो बहुत बार मैंने नोटिस किया ये क्वालिटी, ओ नीचे से खुला रहना, ये नज़र आ जाता है हैंडराइटिंग में। तो कर्सिव राइटर्स के लिए वो लूप बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन कर्सिव में ये नीचे से ओपन होना, ए ओपन होना, ओ नीचे से ओपन होना, ये दोनों अच्छी क्वालिटीज़ नहीं है। इसमें क्वालिटी आ जाती है चीटिंग वाली, और एक तरह से चीटिंग के साथ उसमें झूठ बोलना वो सब भी आ जाता है। और कोई अल्फाबेट्स के बारे में? सर ई बताता हूँ, ई बहुत इंटरेस्टिंग, ई ओके, बहुत इंटरेस्टिंग। ई जो है, ई स्मॉल ई की बात है। स्मॉल ई, हाँ यस, ई मिडिल जोन में है। अब जब ई कोई लिख रहा है और वो उसके मिडिल जोन का पार्ट है, ग्राफोलॉजी में 3 जोन्स होते हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर। अगर किसी का ई हर बार ऐसा बंद हो जाए, आपको ई का ये अंदर का पोर्शन अगर नहीं दिखाई दे रहा है, अगर आपको ई का अंदर का पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा है, अपर पार्ट, वेरी हाई चांसेस, अगर लेट्स से ये फॉर्म ये नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा हो गया बहुत बार, चपटा हो जाता है, मतलब एक तरह से उसको डाइजेशन इश्यूज होते हैं, क्योंकि वो मिडिल पोर्शन है, ज़रा हाई चांसेस वो ज़्यादा पानी नहीं पीता है। अब ये कनेक्शन साइकोलॉजी वाइज मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादा पानी नहीं पीना, डाइजेशन का ख़राब होना, साइकोलॉजी इसको वैसा नहीं देखता, ये तो मेडिकल ने देखा। साइकोलॉजी क्या कर रहा है, ग्राफोलॉजी के अंदर वो इस ई को बोलता है दे आर नॉट गुड लिसनर्स। ई को वो रिप्रेजेंट करता है विथ ईयर्स। अच्छा, कि हमारा स्टमक, हमारा डाइजेशन हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है और हमारे लिसनिंग कैपेसिटी के साथ जुड़ा हुआ है। एक मूवी याद आ जाएगी आपको, जैसा बोला भी था कि इमोशंस मोशंस के साथ कनेक्टेड है। कौन सी मूवी है वो? पीकू मूवी, अगर आपको याद है, जिसमें पीकू में अमिताभ बच्चन को कॉन्स्टिपेशन इशू था पूरे मूवी में। यस, उसको कॉन्स्टिपेशन इशू था, एंड अगर आप उसकी पर्सनैलिटी को देखो जिस तरह से बनाया गया है, ही इज़ नॉट अ गुड लिसनर। वो ना दीपिका की सुनता है, अपना बोलता है, वो अपना बोलता रहता है। करेक्ट। फिर एक ही बार एक फाइनली हमारा हीरो आता है, कौन? वो इरफान आता है, और उसको एक दिन चुप कर देता है। इरफान आया उसकी लाइफ में, उसको कुछ सुना के गया, और पहली बार उसने सुना, वो जो सुना उसने, सुनने के बाद उसने लाइफ को उस दिन खुल के जिया। वो खुल के जिया, क्या दिखाया पता है मूवी में? उसके अगले दिन उसको वो वॉशरूम मस्त जाता है, उसको मस्त तो वो मोशन आ जाता है, और उसके बाद वो मर जाता है। हाँ, वो गया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे नोटिस करो आप, उसके इमोशंस अटके हुए थे, वो किसी की नहीं सुनता था।
ये लेटर ई में ऐसा ही कनेक्शन है। तो अगर जब आपको ये वाला ई मिले ना, जिसका पूरा चपटा हो गया, क्या क्या बातें हम बोल सकते हैं सामने वाले को? पहला, यू आर नॉट अ गुड लिसनर। यू आर नॉट अ गुड लिसनर मतलब आप किसी की सुनते नहीं हो, आप सिर्फ अपनी चलाते हो, ठीक है। सेकंड, उसका डाइजेशन इशू होने के चांसेस ज़्यादा है। और विनीत का ई भी ऐसा ही है। मैं वो बोलना नहीं चाहता था, बट यस आपने बोला था मैंने अभी तुरंत देखा। नॉट अ गुड लिसनर। मैंने अभी तुरंत देखा, उसका तो दिख ही नहीं रहा है, उसका तो सी दिख रहा है ऑलमोस्ट। देखना हॉर्स का ई, नहीं वो सी बनाया मैंने। हॉर्स में सी कैसे आएगा? नहीं, थोड़ा वो ऊपर सी नीचे। बनाया अभी बोल रहा है वो आई डोंट नो द स्पेलिंग। ये क्या स्पेलिंग क्या है, इसका है हॉर्स ना? HORSC। नहीं हॉर्स HORSC। ओके। तो ये हो गया। बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन था वो हाँ। पीकू का। ये किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, इतने लोगों ने फिल्म देखी है बराबर। पर वो नोटिस ही नहीं की। तो चलो एक बात बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एक छोटा लेटर है, लेटर क्यू, हम वो देख सकते हैं। क्यू बताता है कि आप कितने अग्रेसिव हो माइंड से। अगर लेटर क्यू जो नीचे से एंगल बनता है, बहुत बार आप नोटिस करो, बहुत बार फास्ट लिखने पे ये नहीं बनता लोगों से। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंगल, मतलब ये एंगल होना चाहिए। एंड अगर ये हैंडराइटिंग में, पूरी हैंडराइटिंग में एवरी टाइम यू आर पुटिंग दिस एंगल, इट मीन्स यू नो व्हेन टू बी अग्रेसिव एट द राइट टाइम। एक है एंगल के साथ क्यू, तो वो हो गया अग्रेसिव एट द राइट प्लेस। ये हो गया लेस अग्रेसिव, कर्व। हाँ कर्व। और ये हो गया नॉट अग्रेसिव एट ऑल। थे हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो थोड़े शांत ज्यादा दिखते थे type, एकदम। right. हाँ, मतलब वैसे अग्रेसिव नहीं थे मुझे- जैसे इंदिरा गांधी दिखती थी। बराबर। मुझे एक और एक एग्जाम्पल याद है। नॉर्मली नोटिस किया, जो इतने शांत लोग होते हैं ना, ये लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में फिट हो जाते हैं ना। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वो है जहाँ पे आपको कस्टमर के साथ बहुत प्यार से बात करना है। आपके सामने कस्टमर आया है, बहुत गुस्से में है, वो आपसे बात कर रहा है, आप अपना गुस्सा नहीं दिखा सकते हो। तो नॉर्मली देखा गया है, इफ़ यू आर अ लीडर, इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन, इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आपके पास वो क्यू में एंगल होना ही चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और कोई अल्फाबेट? अगर मैं काम के रिलेटेड ही बताऊं, अगर समझो बिजनेसमैन की बात हो रही है, तो लेटर टी जो है उसका एक ऐसा एस्पेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेदर आप मल्टीटास्क कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। लेटर टी। लेटर टी बता सकता है। अब देखो सिंपल बात बताता हूँ यहाँ पे, अगर किसी ने बेटर लिखा है और बेटर पे एक ही स्ट्रोक मारा है, 2 टी पे एक स्ट्रोक मारा है, इसका मतलब ही इज़ वेरी गुड विथ मल्टीटास्किंग। क्यों? क्योंकि वो 2 टी पे एक ही शॉट में उसको टी को कंप्लीट कर रहा है। लेकिन उसकी जगह पे अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक इधर डालता है, फिर ये ऐसा डालता है, अलग अलग डाल रहा है, इससे हमें समझ में आता है कि इसकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो दूसरे टी पे तब तक नहीं जा रही है जब तक वो पहला टी कंप्लीट नहीं कर रहा है। हाँ करेक्ट। इसका मतलब दिस पर्सन, ये इंडिविजुअल जो है, इसको ये समझ में आना चाहिए कि जब ये 2 काम हाथ में लेगा, 3 काम हाथ में लेगा, 4 काम हाथ में लेगा, इसका फोकस हट जाएगा। वो एक के बाद एक काम करने वाला इंसान है, तो ही कैन नॉट हैंडल 4 कंपनीज या 4 फैक्ट्रीज। टी के अंदर ही एक और एक पार्ट है जो बहुत ही अमेजिंग है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि आप जब कोई प्रोफेशन लेते हो, तो क्या ये वाला जो टी है ये आपके प्रोफेशन के साथ सिंक हो रहा है, कि ये सिंक मतलब एक तरह से आपके साथ ही चल रहा है, कि ये थोड़ा मालूम पड़ा आप जिस प्रोफेशन में हो, आपका टी जो है वो सिंक में नहीं है, वो आपको कुछ अलग बता रहा है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, डॉक्टर जो है, अगर कोई सर्जन है समझो, वो सर्जन ने एक सर्जरी चालू की, उसको सर्जरी जो करना था, उसको बॉडी के 2 पार्ट्स पे सर्जरी करना था। आप मुझे बताओ कि वो जो डॉक्टर है, वो अगर एक पार्ट पे सर्जरी शुरू करता है, अब वो सर्जरी के बीच में एक ऐसा पार्ट आता है या ऐसा एक टाइम आता है जहाँ पे उसका काम कुछ नहीं है, उसके जो दूसरे डॉक्टर्स है उसका काम चालू है, तो तब तक क्या वो दूसरा सर्जरी शुरू कर देगा? समझे आप? पर देखो, टाइम बचाने वाला काम डॉक्टर नहीं कर सकता है कि उसने एक जगह शुरू किया और दूसरे जगह शुरू नहीं कर सकता है। लेकिन शेफ ने चावल रखा गैस पे, चावल जब तक उबल रहा है तब तक क्या वो कटिंग नहीं कर सकता है? कर सकता है। सोचो, आपको एक वर्ड लिखना है टाइगर, ठीक है? आपने टी चालू किया, आपने इधर से निकाला, ऐसे लिखा और डॉट डाल दिया। अभी इस इंसान का माइंड देखो कैसे चलता है। इसने टी चालू किया और ये अपने माइंड को बोलता है कि हम आए पे तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारा टी खत्म नहीं होएगा। तो दिस इज़ अ तरीका एक ऐसे इंसान का
जो अपने एक ही चीज़ में अगर फोकस करे, एक ही चीज़ में एक्सेल करे और एक टाइम पे एक ही काम को करे, उतना बेटर उसके लिए। आप समझे? उतना बेटर, मतलब ये डॉक्टर वाला पार्ट हो गया। लेकिन अभी देखो यही तरीका टाइगर लिखने का वापस, ठीक है, मैं सेम तरीका लिखता हूँ, लेकिन डिफरेंट क्या है इसमें, इसने टी चालू किया, माइक्रोवेव में सामान रखा, कुछ मतलब रखा बनाने के लिए, आई चालू किया, कुकर रखा, कुकर में कुछ रखा, जी पे गया, कुछ कटिंग चालू किया। अभी उधर माइक्रोवेव जो है वो भी चल रहा है, कुकर भी चल रहा है, ई पे गया, कुछ काम किया, आई पे गया, कुछ काम किया, यहाँ पे पेन को पिकअप करता है, ही कम्स बैक, माइक्रोवेव से सामान निकालता है और कुकर का भी गैस बंद करता है। दिस इज द वे कौन कौन कर सकता है मैं बता दूं, जिनके काम में आप एक काम जो शुरू किया है उसके बाद आप दूसरे काम को भी शुरू कर सकते हो। दैट इज शेफ, जैसे एग्जांपल दिया, तो शेफ के लिए ये वाला उसके सिंक में है। सिंक में मतलब उसकी पर्सनैलिटी भी शेफ वाली है, और अगर वो शेफ है तो उसके लिए टाइम पे काम करना और फास्ट काम करना आसान हो जाएगा। अब सोचो, अगर ये जो अभी मैंने लिख के दिखाया, अगर ये डॉक्टर होता तो उसको उसके प्रोफेशन उसके सिंक में नहीं है। और वो जो पहला वाला था, अगर वो शेफ होता जो डॉक्टर वाला है, तो वो माइक्रोवेव के बाहर बैठा है, चावल ही बना रहा है। तो एक मेरे को पूछना था कि अगर रिलेशन फाइंड आउट करना है कि मदर का डॉटर के साथ, डॉटर का फादर के साथ कैसा है, नहीं, रिलेशन जो इसमें है उसके लिए अभी जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये कैपिटल आई में बहुत बार मालूम पड़ता है। तो पहले अगर हम नॉन कर्सिव आई की बात करें, देखो जैसे एग्जांपल, ऊपर का जो लाइन होता है ना आई का, कैपिटल आई, वो हमेशा होती है मम्मी, अकॉर्डिंग टू ग्राफोलॉजी। नीचे का जो लाइन है दैट इज पापा, और मिडिल में जो लाइन है दिस इज आर राइटर, योर क्लाइंट बेसिकली, हमारा क्लाइंट जो आया है। अब अगर ये लाइन और ये लाइन इक्वल है साइज में, एवरी टाइम द राइटर इज राइटिंग, यू रियलाइज मेजॉरिटी में ऊपर का लाइन और नीचे का लाइन इक्वल है। इसका मतलब वो जो राइटर है, वो जो क्लाइंट है मेरा, ही गेट्स इन्फ्लुएंस्ड इक्वली बाय बोथ, इक्वली बाय मदर एंड फादर। लेकिन अगर ऊपर का लाइन बड़ा है, नीचे का लाइन छोटा है, मदर का इन्फ्लुएंस बच्चे पे ज़्यादा है, माँ बोलेगी बातें ज़्यादा दिमाग में जाएगी, पापा बोलेंगे बातें दिमाग में नहीं जाएगी या कम जाएगी। अभी इसमें देखो कैसा हो जाता है, अगर ऊपर का लाइन ऑब्वियसली छोटा है और नीचे का लाइन बड़ा है तो ऑपोजिट हो गया कि मदर्स इन्फ्लुएंस इज लेस, फादर्स इन्फ्लुएंस इज मोर, पापा का असर ज़्यादा पड़ रहा है। लेकिन अब समझो ऐसा कोई ढूंढना है आपको कि बच्चा बोल रहा है, बोलता मम्मी मुझे आज़ादी चाहिए, और पप्पा जो है ना उसको भी इनडायरेक्टली बोल रहा है, पप्पा आप भी समझो अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे आज़ादी चाहिए। हाँ, अगर मैं गटर में गिरूंगा तो मुझे बचाने आना ज़रूर, पर तब तक जब तक मैं खड्डे में नहीं गिर रहा हूँ, जब तक मैं तकलीफ, तब तक प्लीज़ मुझे वो आज़ादी दो। तो बच्चा क्या करेगा, राइटर ऐसा लिखेगा। राइटर ने ऊपर के लाइन और नीचे के लाइन से गैप कर दिया। लेकिन अगर समझो राइटर का मम्मी के साथ नहीं जमता है और कॉन्फ्लिक्ट होता है बातों में, ऊपर के साथ कट हो जाएगा। हर बार आपको पैटर्न ही मिलेगा कि उसके हैंडराइटिंग में ऊपर का जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो वर्टिकल के साथ कट करेगा। और सेम गोज फॉर फादर ऑल्सो, सेम गोज फॉर फादर। अगर नीचे का कट कर रहा है तो देन यू नो कि वो फादर के साथ है। और यही अगर दोनों के साथ हो जाए तो देन ही हैज कॉन्फ्लिक्ट विद बोथ। आप बोलोगे कि ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे के अंदर माँ बाप का असर ही नहीं पड़ रहा है। वो पॉसिबल है ऐसे केस में जहाँ पे वो सिर्फ आया ऐसा लिखता है। अ वेरी इंडिपेंडेंट माइंडसेट, ऐसा राइटर या ऐसा मेरा क्लाइंट है जिसको माँ बाप ने जो सिखाया है वो दिमाग में है तो सही, पर वो यूज़ नहीं करेगा। वो वही करेगा जो उसको दिल करेगा। इसको बोलते हैं द मोस्ट वेरी इंडिपेंडेंट कैपिटल आई। सिर्फ आई लिखा कैसा है, सिर्फ डंडा डाला है बस। फिर कर्सिव कैपिटल आई भी वैसा ही कुछ है कि उसमें अगर समझो किसी का आई ऊपर से पॉइंटेड है तो उस ये फिर ये वाला पार्ट है ना, ये जो ऊपर का लूप वाला पार्ट है, ये उसकी मम्मी है। तो दिस इज द मदर। ऊपर मदर शार्प है, इधर एंगल है, तो मतलब मम्मी बच्चे का पूरा ध्यान देती है और बच्चा जो है माँ का भी सुनता है। और नीचे जो टर्न है ना, दिस टर्न रिप्रेजेंट्स द फादर।
तो ये तो हो गया कर्सिव कैपिटल आई और नॉन कर्सिव, मतलब नॉन कर्सिव कैपिटल आई. सो टी, लेटर टी में ही और भी है बातें जो अच्छा बाकी है टी हाँ, टी का एक पार्ट बाकी है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि सबसे पहले आप सोचो, एक अमीर और गरीब में एक फ़र्क ये है कि गरीब बहुत बार छोटा सोचता है जबकि वो फ्री है सोचना. सोचो, इस दुनिया में ऐसा भी नहीं है कि बड़ा सोचने का कोई पैसा ले रहा है. और अगर हमें ये देखना है कि किसकी सोच बड़ी है, किसकी सोच छोटी है, तो सबसे पहले एक चीज़ देखना है कि हमें हमेशा लेटर टी का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम क्रॉस बार बुलाते हैं, वो किस हाइट पे उसने रखा है. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से किस हाइट पे काटा है, किस हाथ पे, हाँ, किस हाइट पे उसने काटा है. जैसे अगर टी का क्रॉस बार बहुत ही नीचे किसी ने रखा है, देयर आर हाई चांसेस उसकी सोच बहुत छोटी है. वो अपने आप को ही कम समझ रहा है, वो अपने आप से ही कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता है ज़्यादा. बड़ी सोच के लिए देन यू रिक्वायर क्रॉस बार ऊपर की तरफ. जितना वो ऊपर डालेगा उतना उसकी सोच बड़ी है. अब अगेन लेट मी टेल यू, वो सोच अगर किसी की बड़ी है लेकिन वो गरीब आदमी है, ठीक है, वो गरीब आदमी है, उसकी सोच बड़ी है, तो वो क्या कर सकता है, भले उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, उसने एजुकेशन नहीं लिया है, लेकिन द बेस्ट पार्ट ही हैज़ गॉट हाई थिंकिंग. वो बोलता है मैं नहीं कर पाया तो क्या हुआ, मेरा बेटा करेगा. हाँ. अभी क्या नहीं होना चाहिए मैं वो भी बता दूं. ये जो दो टीम मैंने आपको बताया, एक नीचे और एक ऊपर, एक नीचे बताया, एक बहुत ऊपर बताया. अब एक बता रहा हूँ जिसमें ये ऐसा वाला टी है जिसमें किसी ने वर्ड लिखा तो है टाइगर, लेकिन उसका जो टी का जो क्रॉस बार है वो लाइन को भी पार करके ऊपर चला गया हवे में. अब अगर आप नोटिस करो, जो लाइन होता है ना, वो होता है रियलिटी. आप सोचो बड़ा, बट ऐसा सोचो जो रियलिटी में पॉसिबल है. हाँ बराबर. अच्छा, जो वर्टिकल लाइन है ना टी का, उसको स्टेम बोलते हैं, तो उसको स्टेम को टच करना ही ज़रूरी है, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो उसके ऊपर चला गया, इट मीन्स योर ड्रीम्स आर इम्पॉसिबल ड्रीम्स, जो फुलफिल करने में फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत बढ़ जाएगा और शायद वो फुलफिल ना भी हो, और फिर डिप्रेशन, फिर वो डिप्रेशन और फिर उसमें जाएगा. पर तो तीन चीज़ें नज़र आ गई. नीचे रखना छोटी सोच, ऊपर की तरफ रखना बट टच कर रहा है बड़ी सोच, और ऊपर चले जाना इम्पॉसिबल ड्रीम्स, वो भी नहीं होना चाहिए. तो दोनों नहीं होना चाहिए, छोटा नीचे भी नहीं होना चाहिए और स्टेम को टच नहीं कर रहा है वो भी नहीं होना चाहिए. और बीच में रहेगा, सो इट्स अ बैलेंस. बीच में होना, सेंटर में होना मीन्स यू आर जजिंग योरसेल्फ एट पार. एट पार मतलब मैं 100% कर सकता हूँ, मैं अपने आप को उतना ही देख रहा हूँ. पर आज की दुनिया में इवन इफ यू लुक एट योरसेल्फ एट पार, आप उतना सक्सेस नहीं मिलेगा जितना यू नीड टू लुक थोड़ा और ज़्यादा. हाँ, यू लुक अप. यस. नाइस. अभी एक हेल्थ पे आते हैं कि अगर हैंडराइटिंग आप देख के किसी को पहले से आप बता सकते हो कि आपको शायद कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती, जैसे अब स्टमक का आपने बोला भी था एक बार. तो मेरे दिमाग में दो चीज़ आ रही है और बहुत अमेजिंग है. जब किसी के हैंडराइटिंग का प्रेशर, जब हम लिखते हैं, हाँ, तो हम नॉर्मली प्रेशर से कोई जो लिखता हम है, डालते हैं, तो जो दबा के अगर बहुत लिखता है कोई और बहुत दबाता है कोई, और आप जब उसके पेपर को टर्न करो, वो कार्बन हो जाता है. हाँ, बहुत आपको लगता है कि बाप रे इतना ज़्यादा प्रेशर डाला है उसने, हाँ, कि उसके एक पेज में नहीं 4-5 पेज पे आ जाए. एंड आपको एक फीलिंग आनी चाहिए कि ये अगर और दबा के लिखता ना तो इसका तो पेपर फट जाता था. मतलब वो डेप्थ वाला अगर उसका हैवी प्रेशर है तो देर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ ही गेटिंग हाई ब्लड प्रेशर इन फ्यूचर. दूसरा, एक एक्सीडेंट प्रोन भी बता सकता हूँ फ्रॉम द हैंड राइटिंग. आपको अगर मैंने एक पेज दिया लिखने के लिए और आपने लिखना शुरू किया, पेपर के समझो प्लेन पेपर है, लेफ्ट में भी कोई मार्जिन नहीं है, राइट में भी कोई मार्जिन नहीं है, आप लिखना शुरू करते हो और बहुत बार आपने जो, चलो टोटल मिला के आपने 12 लाइन्स लिखे हैं, वो 12 लाइन्स में से लेट्स से 4-5 बार ऐसा किया है आपने कि आपने राइट साइड पे पेपर के एज को टच कर दिया. ओके, लिखते लिखते यू रीच्ड दैट लेवल जहाँ पे आपके माइंड आपका रुका नहीं, आपको मालूम था यहाँ पे वर्ड फिट नहीं होएगा. मोस्टली अपन डैश डाल के नीचे, या तो डैश मार के लोग लिखते हैं. यहाँ पे आपके माइंड ने बोला उधर मैं फिट करने की ट्राई करूँगा, और उधर एज, जो आपका पेपर का जो एज है ना, वहाँ पे आप घुस गए अंदर, ऐसा चले गया. और मुझे जब मैं हैंड राइटिंग देखता हूँ, मैं नोटिस करता हूँ ये राइटर ने तो राइट साइड पे पेपर के एज को टच कर दिया है बहुत बार. इससे एक चीज़ नज़र आता है कि राइटर इज इम्पल्सिव, उसका माइंड रुकता नहीं है. अब सोचो, ये उसको एक्सीडेंट प्रोन बना देता है, इसका माइंड रुकता नहीं है. ये ट्रेन पकड़ने के टाइम पे भी इसको, जैसे अभी समझो आप ट्रेन पकड़ रहे हो, भाग के भी लोग पकड़ते हैं. बहुत बार आप भाग रहे हो, ट्रेन की स्पीड बढ़ गई तो आपके माइंड ने आपको रोका, अरे बस कर, अभी यहाँ के बाद और भागना मत वरना तू गिर जाएगा. इसका माइंड इधर ब्रेक नहीं मारता है.
ये जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर कितना इम्पोर्टेंट होता है आदमी के पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए और पर्सनालिटी को जानने के लिए। हैंडराइटिंग, अगर आप किसी की हैंडराइटिंग को देखो तो आपको वो इंसान अंदर से कैसा है, उसकी रियलिटी वो आपको पता चलेगी। सिग्नेचर आपको रियलिटी नहीं बताता है, सिग्नेचर आपको बताता है कि वो कौन सा मास्क पहन रहा है। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर हैंडराइटिंग और सिग्नेचर दोनों बहुत अलग दिखते हैं, उसका मतलब वो जो पर्सनैलिटी है, वो जो इंसान है, वो अंदर से अलग होता है और दुनिया को दिखाने के लिए वो अलग होता है। और वो भी माना गया ना कि सिग्नेचर हम बहुत स्पेसिफिकली स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक टाइम पे करते हैं, तो हम लोग हमारा बेस्ट देने के लिए वो एक मास्क ओढ़ते हैं। एब्सोल्युटली। तो असलियत, जो असलियत है वो आती है बाहर हैंडराइटिंग में। हैंडराइटिंग में। हाँ, इसीलिए भी होगी वो। यस। और सिग्नेचर में आप सोचो, जो भी आपने डाला है सिग्नेचर में, लेट्स से आपने नाम लिखा, आपने नीचे से एक लाइन डाला, फिर नीचे से आपने उसके नीचे 2 डॉट डाला। बहुत बार अगर आप देखोगे सिग्नेचर में एक लाइन होता है, फिर नीचे 2 डॉट होता है। वो डॉट की भी एक मीनिंग है, एक लाइन की भी मीनिंग है। वो आप क्यों करते हो? दैट ओनली गिव्स यू मोर क्वालिटीज टू शो टू पीपल। वो आप सच में वैसे ही हो, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, नीचे जो 2 डॉट डालते हैं ना, वो नॉर्मली फ्रेंडली होते हैं, पर नीचे एज इन सिग्नेचर के सिग्नेचर के नीचे, हाँ, किसी ने साइन किया, मैंने ऊपर डाले हुए, आई थिंक सो। हाँ, सिग्नेचर समझो किसी ने किया और उसमें नीचे पहले लाइन डालता है वो, और उसके नीचे 2 डॉट डालता है। दैट जो 2 डॉट्स है वो उसे फ्रेंडली, क्वालिटी फ्रेंडली है। अब रियल में वो फ्रेंडली है कि नहीं है, वो मुझे कहाँ से पता चलेगा? उसकी हैंडराइटिंग से। और समझो मुझे मालूम पड़ता है कि वो इतना फ्रेंडली इंसान हैंडराइटिंग में नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन वो सिग्नेचर में फ्रेंडली है क्योंकि 2 डॉट डाला है। इसका मतलब दैट इज़ ओनली अ मास्क। तो सिग्नेचर कैन हेल्प यू। अच्छा, अब वो मास्क पहन रहा है, वो उसको कैसे काम आ रहा है? वो ऐसे काम आ रहा है कि समझो इन रियल ही इज़ नॉट अ वेरी फ्रेंडली पर्सन, बट वो जिस प्रोफेशन में है वहाँ पे फ्रेंडली होना ज़रूरी है। तो विल द सिग्नेचर हेल्प हिम? यस, द सिग्नेचर विल हेल्प हिम, विल प्रोटेक्ट हिम, विल गिव हिम मोर सक्सेस। सक्सेस उसको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि उसने वो 2 डॉट डाला है दुनिया को सिर्फ दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना फ्रेंडली हूँ। मास्क इज गुड, मास्क इज गुड फॉर हिम, मास्क इज गुड फॉर हिज सक्सेस। ये विनीत की थोड़ी सिग्नेचर और एक मेरी सिग्नेचर है। तो Okay. कुछ आप अगर थोड़ा बता सकते हो। चलो मैं आपकी सिग्नेचर पहले देखता हूँ। ओके, तो आपने अभी जो लिखा है इसमें कोई पर्टिकुलर लेटर है या डिज़ाइन है जो लिखा है? हाँ, वो वी है। अच्छा, वो वी का विनायक है। हाँ, वी है, और फिर घुमा के फिर जाके, सबसे पहले वी जो है वो नीचे से इतना पॉइंटेड नहीं है, हाँ, राइट? कर्व है। कर्व है। अभी वी जब होता है वो नीचे से पॉइंटेड होना चाहिए। ओके। अब जब वी किसी का यू शेप की तरह दिखता है, वो उतना एनालिटिकल नहीं होता है। उसका मतलब अगर उसने स्टेप ले लिया, उसने डिसीजन ले लिया, डिसीजन लेने के बाद उसका कोई नुकसान हो गया, तब उसको मालूम पड़ता है यार मुझे ना और गहराई तक जाना चाहिए था। तो जो वी है वो जितना नीचे से पॉइंटेड हो उतना अच्छा। सरनेम नहीं डाला है आपने ज़रा भी? नहीं। तो जो नाम है देखा जाए तो विनायक का वी दिखाई दे रहा है मुझे, आई दिखाई दे रहा है, उसके बाद सिर्फ स्क्रिबल हुआ है, स्क्रिबल है, और के थोड़ा बहुत लास्ट का है, वो भी दिखाई नहीं देगा। बैड हैंड राइटिंग। बोल कौन रहे? तो विनायक का के भी आ गया इसमें। हाँ, लास्ट का थोड़ा बहुत है वो। तो देखो क्या हो गया, सबसे पहले तो सरनेम नहीं है। सरनेम नहीं होना अच्छी बात नहीं है। क्यों? सरनेम रिप्रेजेंट करता है पता है किसको? आपका जो सरनेम है दैट रिप्रेजेंट्स योर बिजनेस, योर वर्क लाइफ। आपका जो काम है वो आपके, आप सोचो, खुद सोचो, मुकेश नाम नहीं है, अंबानी नाम है। गौतम नाम नहीं है, अडानी नाम है। जितने भी लोग हैं जो बड़े बने हैं, जो सक्सेसफुल बने हैं, उनका जो बिजनेस एक्यूमेन है, जो दिमाग है बिजनेस वाला, वो उनके सरनेम में होता है, उनके नाम में नहीं होता है। एंड इफ़ यू वांट सक्सेस, आपको अपने सरनेम को प्यार भी करना होगा और उसको अपने सरनेम को इधर ऐड भी करना होगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, विन विन वर्ल्ड। अगर आपको विन विन वर्ल्ड के ऊपर फुल फोकस करना है, उसका सक्सेस चाहिए, योर सरनेम शुड हैव योर सरनेम, योर सिग्नेचर शुड हैव योर सरनेम। और अगर आपने सिर्फ विनायक लिखा और आपने सरनेम नहीं लिखा, योर कंप्लीट फोकस विल बी ओनली ऑन यू। सक्सेस आएगा, सक्सेस किसको आएगा? विनायक को आएगा। विन विन वर्ल्ड का सक्सेस, या तो आई कैन से ओवरऑल बिजनेस का सक्सेस किसी को भी चाहिए, उसके लिए सरनेम बहुत इंपॉर्टेंट है। सरनेम डालना ज़रूरी है। और दूसरी बात, नाम भी जो है ना वो शॉर्टकट में लिखा हुआ है, वी है, आई है, के है, पूरा नाम नहीं है। ये इंसान इनडायरेक्टली मुझे बोल रहा है कि मैं आपको अपने बारे में पूरी तरह बताने नहीं वाला हूँ। मैं अपने बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स है लाइफ के
जो छुपाने वाला हूँ, अपने अंदर रखने वाला हूँ। बिजनेस वाला पार्ट तो आपने दिखाया ही नहीं, आपने अपने खुद की लाइफ का जो पर्सनल लाइफ है वो भी आपने एक तरह से सिर्फ VIK दिखाया मुझे। विनायक अगर आप पूरी तरह लिख सको, हाँ, पूरा तो वो clear बहुत होना अच्छा है। चाहिए। और शाह अगर साथ में लिख सको तो बहुत अच्छा हो सकता वो तो आज तक नहीं लिखा है अल्फा, और मेरे पापा भी नहीं लिखते थे और मेरे दादा भी नहीं लिखते थे। है। तो ऐसा हुआ है कि चला ये- आ रहा है मतलब इनके तो क्या तीनों सिर्फ मम्मी है ना, मम्मी लिखती है NP शाह, मतलब N उनका नाम, पापा देखो, का अब नाम मम्मी के केस में पता है क्या है? मम्मी का नाम क्या है? M। नीरू P शाह, मतलब प्रवीण, हाँ, NP शाह। NP शाह। मम्मी के केस में मम्मी का नाम नहीं है, मम्मी के केस में सरनेम है। सरनेम पता है कौन हुआ अभी? जैसे मैंने आपको बताया बिजनेस होता है, मम्मी की केस में भी बिजनेस होता है, बट क्योंकि लेट्स से इफ शी इज़ अ होम मेकर देन दैट विल रिप्रेजेंट हर फैमिली ऑल्सो। और मम्मी ने क्या कर दिया, मम्मी ने बोला नीरू, मम्मी का नाम नीरू है राइट, मम्मी ने बोला मैं अपने नाम को भले सैक्रिफाइस करूंगी पर मैं शाह को फुल जो लिख रही है, शाह लिख रही है मम्मी, इसका मतलब मदर इज अ मोर सैक्रिफाइसिंग मदर। शी विल गिव हर टाइम टू द फैमिली। शी मे नॉट गेट हर पर्सनल सक्सेस, मतलब वो अपना खुद का बिजनेस सेटअप नहीं करे बट वो अपने फैमिली को टाइम दे रही है रेस्ट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। आपके केस में अगर आपने शाह लिख दिया और साथ में विनायक भी लिख दिया तो आपका पर्सनल लेवल का भी सक्सेस आ गया, और शाह लिखा है तो बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हो आप वैसा। और एक बात, अब मैं आपको एक सेम सवाल पूछता हूँ जो मुझे टेडेक्स पे मैंने सबको पूछा था ऑडियंस में। तो ये पता होना चाहिए लोगों को कि टेडेक्स पे जब मैं आया था टेड टॉक पे, तो उधर सेम प्रॉब्लम मुझे मालूम था, ये प्रॉब्लम सोसाइटी में है कि लोग जब ऐसा सिग्नेचर करते हैं जैसे शॉर्टकट वाला सिग्नेचर है या छोटा सिग्नेचर है। तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको एक गाड़ी गिफ्ट में मिले, और गिफ्ट अगर वो मैं आपको दे रहा हूँ, एक गाड़ी दे रहा हूँ गिफ्ट में, आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, BMW या टाटा नैनो? ये तो आपने ऑप्शन ही एकदम दोनों चलो option नॉर्थ है। साउथ दे दिया है। चलो नॉर्थ साउथ नहीं देता हूँ, वैगनर देता हूँ, थोड़ा बेटर। तो वैगनर है और BMW है टाटा नैनो नहीं, वैगनर देता हूँ और आपको BMW देता हूँ, आप क्या लोगे? तो कोई भी ऐसे एक्चुअली तो BMW वैगनआर बोल रहा है वैगनर देखो, वैगनआर बोल रहा है वैगनर की BMW BMW ही लेगा कोई, BMW हाँ। आप लोगे, क्योंकि गिफ्ट दे रहा है कोई। कोई गिफ्ट दे रहा है तो गिफ्ट मिला, फ्री में मिल रहा है और आप लोगे। अब आप मेरे को बात बताओ, बाहर आपको पता है बॉम्बे की ट्रैफिक कैसी है, बहुत तकलीफ होएगी आपको, जो है बड़ी गाड़ी चलाने में भी तकलीफ होएगी, पार्क करने में भी तकलीफ होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, वो ऑप्शन ही कैंसिल कर देता हूँ, मैं आपको वैगनआर देता हूँ। क्यों? क्योंकि वैगनआर जो है छोटी है, कॉम्पैक्ट है, कहीं पे भी फिट हो सकती है, कहीं पे पार्क करने में तकलीफ नहीं होती है। आप नोटिस करो, आपका नाम आपको इतना अच्छा मिला है विनायक, ऊपर से सरनेम आपको इतना अमेजिंग मिला है शाह, तो भले कॉमन सरनेम है गुजरातीज में बट इट्स अ वेरी रेप्यूटेड सरनेम। तो विनायक शाह अगर आप लिखोगे क्या हो जाएगा, आपका नाम जो है आपके सिग्नेचर में बहुत लंबा हो जाएगा। अभी देखो इनका जो माइंडसेट है अपने ही नाम को लेके कैसा है कि इन्होंने अपने इतने अच्छे नाम को छोटा टाटा नैनो या वैगनआर की तरह बना दिया है। अभी अमिताभ बच्चन जो है, आप अगर देखो अमिताभ बच्चन जी का जो सिग्नेचर है, उनका नाम इनसे भी बड़ा है, अमिताभ भी है और बच्चन भी है, और वो अमिताभ बच्चन पूरा लिखते हैं कौन बनेगा करोड़पति में। आप देखो तो अगर आप देखो, कहते हैं कि पूरी दुनिया आपको सक्सेसफुल बाद में बनाती है, पहले सक्सेसफुल आपको अपने खुद के दिमाग में बनना है। तो वो आपको यहाँ पे मैं विनायक भी बोलूँगा, शाह भी बोलूँगा डालने के लिए, नीचे से एक लाइन बोलूँगा डालने के लिए। नीचे से लाइन क्या करता है नॉर्मली, वो कॉन्फिडेंस को डबल कर देता है एक तरह से। आप सोचो, आप अगर बचपन में अगर आपने नोटिस किया हो, जो टेक्स्ट बुक में कोई पढ़ता है तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते थे हम उसको सब अंडरलाइन करते थे, तो आपने अपने ही नाम को अंडरलाइन कर दिया, आपने अपने ही माइंड को बता दिया आई एम इम्पॉर्टेंट। आप पॉडकास्ट क्रिएट करते हो एंड यू नीड टू शो दैट आई एम अ वेरी फ्रेंडली पर्सन, आई एम वेरी अप्रोचेबल। नीचे से आई विल सजेस्ट यू 2 डॉट्स ऑल्सो, वो भी जो डॉट है वो आप चाहोगे तो शाह के नीचे रख सकते हो ना। दैट इज गोइंग टू गिव दैट फ्रेंडली क्वालिटी का मास्क इन योर बिजनेस। और ऐसे वो सिग्नेचर्स मेरे जैसे जिसमें हाँ, इनका तो जिसका कुछ सिग्नेचर दिख हाथ ऊपर सर और पैर ना हो। देखो जैसे ही इलेजिबल सिग्नेचर आता है ना, इलेजिबिलिटी मीन्स, इलेजिबल मतलब जो सिग्नेचर समझ में ही नहीं आ रहा है क्या लिखा है, बराबर सिर्फ एक लाइंस बनाए हैं सिर्फ। अब ये जो सिग्नेचर है, दिस मीन्स द पर्सन इज वेरी रिजर्व्ड, अपने बारे में नहीं बताएगा। जो मास्क भी इतना पहना है ना, वो मास्क उसको पूरी तरह छुपा देता है। वो बोलता है मैं कौन हूँ, मैं क्या करूँगा, मेरा अगला स्टेप क्या होगा, कुछ पता नहीं है आपको, कुछ बताऊँगा नहीं, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो मिस्टीरियस होना, इज़ इट अ गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी? तो मैं बता दूँ,
90% ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स जो लाइफ में सक्सेसफुल बने हैं वो लोग ज़्यादातर इलेजिबल सिग्नेचर के साथ बने। चलो इसी बात पे केक वेक काटा जाए। तो इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट रॉन्ग टू हैव अ इलेजिबल सिग्नेचर, पर इसमें क्वालिटी क्या है, लेकिन एक क्वालिटी है कि क्योंकि आप मिस्टीरियस हो, आप छुपाते हो, छुप छुप के अगर किसी को गलत काम करना है तो जो गलत काम भी जो सबसे सक्सेसफुल है उनके पास भी इलेजिबल सिग्नेचर है, और जो सबसे नोटोरियस है, नोटोरियस मतलब जिसने कुछ गलत काम किया है, उनके सिग्नेचर्स भी इलेजिबल होता है। तो रास्ता फिर आगे का रास्ता जो होता है ना, वो पता नहीं होता है कि ये इंसान जो है कहाँ जाएगा। यस, मतलब देखा जाए तो आप लोग परफेक्ट जोड़ी हो, अब दोनों के जो सिग्नेचर्स है दोनों में सेम क्वालिटीज़ है, दोनों के ही मास्क है, दोनों के पास एक अच्छा मास्क है। दोनों के पास अच्छा मास्क होने से एक फ़ायदा देखो क्या है, दैट इफ बोथ ऑफ यू वांट टू एक्ट, वी बोथ आर थिएटर आर्टिस्ट। तो सोचो ना, दिस इज हेल्पिंग यू इन वन वे, इट इज हेल्पिंग यू, इट कैन, बट इसमें एक बात बता दूं, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सिग्नेचर इज दैट इफ यू वांट टू नॉट शो योर रियल सेल्फ, आपको नहीं दिखाना है और आपको एक पूरा नकली मास्क पहनना है, दिस विल हेल्प यू। बट अगर बिजनेस सक्सेस चाहिए और ज़्यादा बिजनेस सक्सेस, सरनेम को डालना शुरू कर दो, इलेजिबिलिटी को नहीं इंप्रूव करोगे ना, चल जाएगा। तो एक बुक लिखा है मैंने, उसका नाम है ग्राफोथेरेप्यूटिक। तो ग्राफोथेरेप्यूटिक में कुछ लेटर्स भी है, जैसे लेटर वाई का भी चेंजेस है, लेटर जी का भी चेंजेस है, फिर कुछ और डिज़ाइंस भी है। अब आप नोटिस करोगे एक ऐसा डिज़ाइन जो नॉर्मली आपके माइंड को बहुत काम करता है, आप बहुत स्ट्रेस में हो, आपके माइंड को काम करना है, आपने खुद ट्राई भी करो, अगर कभी खुद भी ट्राई करोगे ना, यू विल फाइंड इट्स क्वाइट कामिंग। मैं एस बोलने वाला था एक्चुअली, Yes. बट ये बस इतना सब करने का ट्राई करो एंड यू विल रियलाइज कि दिस इज अ वेरी सूदिंग, वेरी कामिंग डिजाइन। अच्छा, ये करते जाओ ऐसे। ये ऐसे करते जाओ, प्रैक्टिस। दिस इज ओनली रिक्वायर्ड व्हेन यू रियली फील कि योर माइंड इज स्ट्रेसफुल, यू नीड टू काम इट डाउन, तो ये अच्छा लगेगा आपको। नहीं, ये कितना टाइम लग जाता है अगर कोई दिल से प्रैक्टिस करे? मैं कर रहा हूँ तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला है कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, हाँ, कंसिस्टेंट हूँ मैं, एवरीडे कर रहे हो। एवरीडे कर रहा हूँ मैं दिल से। बाय द वे, एक थ्योरी है जो बहुत फेमस है बाहर, एंड दैट इज 21 डेज आप लिखो कोई चीज़, हाँ, 21 डेज 21 हैबिट days, फॉर्मिंग। हाँ। हैबिट फॉर्मिंग के लिए। सी 21 डेज वाला जो हैबिट फॉर्मेशन वाला है, इट डजंट वर्क फॉर एवरीवन, इट ओनली वर्क्स फॉर फ्यू पीपल। वो भी जो बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो 21 डेज के लिए ट्राई करेंगे तो शायद उनके लिए हो जाए, बट इन रियल हैबिट फॉर्मेशन के लिए देयर इज नो टाइम लिमिट। वापस ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आप मुझे पूछो कि बॉडी बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो एक जिम का जो ट्रेनर है वो आपको बोलेगा आप कंसिस्टेंटली आओ, किसी के लिए 6 महीने में बॉडी बनेगी, किसी में 1 साल में बनेगा, किसी का शायद जल्दी बन जाए, वैसा भी हो सकता है। वही सेम चीज एटॉमिक हैबिट्स नाम की जो बुक है, Right, वो शायद आपने बहुत- पढ़ी होगी, yes. तो वो उसमें भी सेम चीज मेंशन है। बराबर। देयर इज नो सर्टेन टाइम कि भाई 10 दिन में हो जाएगा या 21 दिन। इनफैक्ट जो ऐसा गारंटी देता है कि मैं 6 महीने में आपको इंप्रूव करके दिखाऊंगा, तो पहली बात है ग्राफोलॉजी विल नेवर गिव, एक अच्छा ग्राफोलॉजिस्ट ना गारंटी देगा इस बात की, बिकॉज क्या मैंने नोटिस किया है कि वो मेरे पास आया है, अब वो यहाँ से तो घर जाएगा अपने, अब घर जाने के बाद वो प्रैक्टिस करे नहीं करे, कितना वो डेडिकेटेड है, वो सब हमारे कंट्रोल में। वो सेम जिम में भी होता है कि जिम में तो आप 1-1.5 घंटा कर रहे हो, बट द रियल बैटल स्टार्ट्स आफ्टर द जिम। राइट, तो ट्रेनर जो है वो घर में नहीं है आपके, हाँ, तो तो तभी वो तो आपका बैटल आपके खुद के माइंड के साथ है। यस यस। एक मेरे को पूछना था कि मैं, आपने जैसे बोला कि एक आप करेक्शंस करवाते हो, तो कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई ग्राफोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हैंडराइटिंग परफेक्ट है, मतलब इसको कुछ भी नहीं, मतलब सब तरीके से आपको परफेक्ट मिला, ऐसा कोई मिला है? आपको पता है हैंडराइटिंग का परफेक्ट होना इटसेल्फ इज वेरी नेगेटिव। व्हेन आई से परफेक्ट, मतलब वो जो प्योर परफेक्शन है, बुक टेक्स्ट बुक के हिसाब से। आई गॉट इट, वेरी क्लियर, एवरीथिंग इज परफेक्ट, आपको एक गलती नहीं मिलती है, दैट इज अगेन अ वेरी बैड साइन अकॉर्डिंग टू ग्राफोलॉजी, क्योंकि ग्राफोलॉजी ये मानता है एक ह्यूमन इतना परफेक्शन दिखा नहीं सकता है। मैंने 5 मिनट लेट आया या 5 मिनट में थोड़ा सा स्लो आया, आप दोनों ने मुझे एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? एक्सेप्ट किया। तो ह्यूमन माइंड 5 मिनट का यहाँ वहाँ करता है, आप लोग ने भी मुझे एक्सेप्ट किया एज ह्यूमंस। तो मैं बता दूं, ह्यूमन माइंडसेट इज दैट थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट होना हैंडराइटिंग में इज एक्चुअली कंसिडर्ड पॉजिटिव। जो एकदम परफेक्ट हैंडराइटिंग है वो क्या, मतलब साइकोस होते हैं क्या? एक तरह से साइकोस होते हैं, एक तरह से साइकोस होते हैं। द पोटेंशियल मिला है कोई साइको? नहीं मिला तो नहीं है ऐसा कोई साइको, बट आई कैन इजीली टेल यू के ऐसे कोई थे, मतलब कोई फेमस केस? आई हैव लुक्ड एट मेनी हैंडराइटिंग्स ऑफ मेनी क्रिमिनल्स, जिनकी हैंडराइटिंग में जो साइको वाली जो टेंडेंसी है, जिन्होंने क्राइम किया है, उनकी हैंडराइटिंग्स में वो है।
उसको मोनोटोनस हैंडराइटिंग, या यू कैन से ऐसा स्क्रिप्ट जो बिल्कुल मतलब उसने जो लेटर्स लिखे हैं ना, एवरी लेटर इज इतना परफेक्ट कि आपको लगेगा ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इतना परफेक्ट नहीं लिख सकता. ये चार्ल्स सोबराज के लिए ये बोलते हैं लोग, मतलब नॉट द हैंड राइटिंग पार्ट ऑफ इट, बट ही वाज पिक एंड स्पैम कि भाई ऐसा सूट, ऐसा बूट, ऐसा टाई. तो आई हैव नॉट लुक्ड एट हिज हैंडराइटिंग, बट आई कैन इजीली टेल यू कि कुछ हमारे इंडिया के क्रिमिनल्स नहीं, लेकिन बाहर यूएस के जो क्रिमिनल्स हैं उनमें हैंडराइटिंग में, सच बताऊं तो 99.9% जैसा इंसान की हैंडराइटिंग एक बार बड़े होने के बाद हो जाती है ना, वो वैसा का वैसा ही रहता है. नाइस. ओके नाइस, बहुत अच्छा लगा, बहुत Yes. डिटेल में, मतलब ऐसे समझ पता नहीं था यार, इतना हैंडराइटिंग इतना इतना deep छोटा है, सा हाँ. बात है, पर उसके अंदर इतना, मतलब अपन जब अल्फाबेट लिखते तो लिख लेते भाई, right. बट यार हर एक अल्फाबेट, हर एक स्ट्रोक, हर एक चीज कितना कितना डीप depth मीनिंग में. उसका मीनिंग इतना डेप्थ है वो चीज में. एक आपकी अभी बुक आने वाली है जो बहुत डेंजरस भी है, और डेंजरस नाम भी डेंजरस है, तो क्या है जरा आप बुक का बताइए. नाम मैंने फुल तय नहीं किया, बट इट इज बेसिकली ऑन डेंजर Dangerous. साइंस. डेंजर साइंस. ऐसा बुक है जिसमें अगर वो बुक कोई पढ़ता है, ओके, और वो बुक का पूरा नॉलेज वो समझ जाता है और वो उसको अप्लाई करता है उस नॉलेज को, तो वो उस पॉइंट तक पहुंच सकता है जहाँ पे हैंडराइटिंग देख के, और वो जितना भी उसने नॉलेज वो गेन किया, अगर वो अप्लाई करता है उस हैंडराइटिंग पे, उसको ये पता चल सकता है कि कौन कितना डेंजरस है. और जैसे मैंने आपको बताया, इंटेंसिटी अगर आपको जानना है कि वो ज़्यादा डेंजरस है कि वो कम डेंजरस है, उसको आपको पास करना चाहिए कि उसको आपको फेल करना चाहिए फ्रॉम अ कॉर्पोरेट लेवल, कि आप किसी को काम पे रख रहे हो, तो वो आई एम वेरी श्योर कि कॉर्पोरेट्स को तो काम आएगा, इंडिविजुअल्स को भी काम आएगा, और जिसके पास भी वो बुक है और वो नॉलेज गेन कर लेता है और वो अप्लाई करता है, ही विल बी ईजिली बी एबल टू फाइंड आउट कि कौन कितना डेंजरस है, कौन कितना क्रिमिनल माइंडेड है, उसके अंदर वो पोटेंशियल है गलत काम करने का. वाइट कॉलर क्राइम्स पकड़ने में बहुत आसान हो जाएगा. वाओ, नाइस. तो वो बुक जून या जुलाई में उसका year. लॉन्च डेट है. यस, इसी साल में. और इसी साल में एंड ऑफ द ईयर एक बुक आ रहा है जो हैंडराइटिंग ऑफ किड्स, बच्चों की हैंडराइटिंग के ऊपर है, कि हाउ डू यू एनालाइज बच्चों की हैंडराइटिंग, क्योंकि बड़ों की हैंडराइटिंग जिस तरह से एनालिसिस की जाती है, बच्चों की वैसे नहीं की जाती है. बच्चों का फिर नॉलेज ही अलग है, थोड़ा अलग तरीके से किया जाता है वैसा. वाओ. तो मेरे बुक राइटिंग के जर्नी में ये जो जून वाला बुक होएगा वो 14th बुक होएगा, फिर वो 15th आने वाला है. और अगले साल का एक टारगेट है जो, देखो पहले से वो प्लान बना हुआ है, अगले साल का बुक है उसमें से एक बुक है हेल्थ के ऊपर, उसमें फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वो सब मैं नॉलेज उसमें डालने वाला हूँ. तो बाय द टाइम मैं रिटायर हो जाऊँ, अब मैं बहुत सारे बुक्स लिख के अपना नॉलेज एटलीस्ट बुक्स में, और आप लोग के पॉडकास्ट, जैसे आपके पॉडकास्ट पे मैं आया हूँ तो यहाँ पे भी मैं शेयर कर रहा हूँ, मेरे बुक्स में शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा नॉलेज पास ऑन हो रहा है आगे. और अभी तो बहुत कुछ बाकी है, हमने तो बहुत अभी तो खाली टच अप ऑन किया है. आपका ये फर्स्ट पॉडकास्ट था शायद. यस, ये मेरी लाइफ का फर्स्ट पॉडकास्ट था. आई कैन से कि मैं ज़्यादा विजुअली बाहर आया नहीं हूँ सबके सामने. द ओनली प्लेस आई केम फॉर द फर्स्ट टाइम वो टेडेक्स था, और टेडेक्स के बाद मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहा था, जहाँ पे मुझे लगता था कि जहाँ पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो, जहाँ पे मैं दुनिया के सामने आ सकूँ. एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं यहाँ पे आया हूँ अभी. यस, हमें बहुत अच्छा लगा. Thank you थैंक यू so फॉर much. कमिंग, एंड थैंक यू फॉर स्प्रेडिंग द नॉलेज. थैंक यू सो मच. थैंक यू thank वरुण. you. जय सिया राम. जय जय सिया राम. जय सिया राम. हैंडराइटिंग जैसी बहुत छोटी चीज़ लगती है हमें, जब लिखते हैं तो भाई लिख देते हैं, बट उसके अंदर का मीनिंग बहुत ज़्यादा डीप था. आज काफी हमारे कैरेक्टर्स भी थोड़े सामने आ गए, कितना मास्क है और कितना मास्क नहीं है. यस, वरुण रूपानी जी की सारी बुक्स के सारे लिंक्स मैंने नीचे दे दिए हैं, तो आप अगर बुक्स खरीदना चाहो तो आप खरीद सकते हो. और एक स्पेशल डिस्काउंट लिंक है, अगर वो लिंक से अगर आप गए और आपने वो बुक खरीदी तो आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा. और उनके कोर्सेज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उनके कोर्सेज का कैसे ज्वाइन करना है वो लिंक्स भी नीचे है. तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू विन विन वर्ल्ड. मिलेंगे और एक नए जबरदस्त पॉडकास्ट के साथ जल्द ही. तब तक के लिए जय सिया राम. हर हर महादेव. थैंक यू वरुण. वाओ, सो आई एम सो हैप्पी कि